दोनों को पता ही नहीं चला कि कब दोनों के कपड़े उनके शरीर से अलग हुए। रुद्रम के हाथ आर्या के पूरे शरीर पर घूम रहे थे, साथ ही साथ वो उन्हें चूम भी रहा था। कभी वो उसकी गर्दन को चूमता को कभी कमर को। रुद्रम के ऐसा करने से आर्या के मुंह से न चाहते हुए मुंह से सिसकियां निकलने रही थी। वही आर्या की सिसकियां रुद्रम को वाइल्ड होने पर मजबूर कर रही थी, पर उसने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल कर रखा था, क्योंकि वो आज प्यार से आर्या के साथ वो सब करना चाहता था। वो उसे सब फील करवाना चाहता था। वो चाहता था कि आर्या इस खूबसूरत पल के एंजॉय करे। वही आर्या के हाथ रुद्रम के बालों को सहला रहे थे। आर्या के लिए ये सब नया था, क्योंकि रुद्रम कभी भी उसके साथ इतनी नरमी से पेश नहीं आता था। जिस वजह रुद्रम के ऐसा करने से वो आर्या को लग रहा था कि वो आज एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए हो, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि उसके मुंह से कब रुद्रम का नाम निकल गया। और आर्या के मुंह से अपना नाम सुनकर रुद्रम एक्साइटेड हो गया, क्योंकि ये पहली बार था जब आर्या ने उसका नाम लिया था। वही रुद्रम तब तक आर्या के साथ वो सब करता रहा जब तक उसका मन नहीं भर गया। उसके बाद वो ऊपर आ गया, क्योंकि अब उससे आर्या में समा जाने का इंतजार नहीं हो रहा था। वो अब खुद पर और कंट्रोल नहीं कर सकता था। रुद्रम ने आर्या की तरह जो बुरी तरह हाफ रही थी, उसका पूरा चेहरा पसीने से तरबतर हो गया था। ये देखकर रुद्रम के चेहरे पे एक स्माइल आ गई और उसने अपने होंठ आर्या के होठों पर रख दिए कि तभी आर्या के मुंह से एक चीख निकल गई, पर उसकी चीख उसके गले में ही घुट कर रह गए। रूम का माहौल गर्म हो चुका था। रूम में बस अब आर्या की सिसकियां और रुद्रम की आहें भरने की आवाज़ सुनाई दी रही थी। 1 घंटे बाद आर्या अब थक चुकी थी। उसने रुद्रम को रोकने की कोशिश की, पर वो नहीं रुका। ऐसा लग रहा था रुद्रम पर कोई नशा सा छा गया था। यही सिलसिला रात की लगभग 3 बजे तक चला। तब जाकर रुद्रम ने आर्या को छोड़ा। फिर रुद्रम उठा और आर्या को अपनी बाहों में उठाकर उसे बाथरूम में ले गया। फिर उसने आर्या को अच्छे से साफ किया और उसे एक कंफर्टेबल कपड़ा पहनाकर वापस से उसे बेड पर सुला दिया। फिर जाकर रुद्रम खुद भी फ्रेश हुआ और साफ कपड़े पहनकर बाहर आया। जब रुद्रम बाहर आया तो देखा आर्या सो चुकी है। उसके चेहरे पर थकन साफ साफ नजर आ रही थी। उसे ऐसा देख रुद्रम, जो किसी के लिए भी नहीं पिघलता था, जिसके चेहरे पर हमेशा कठोर भाव ही रहते थे, उसका चेहरा एकदम से नर्म हो गया। रुद्रम फिर आर्या के बगल में जकड़ लेट गया और उसे कसकर अपनी बाहों में पकड़ कर सो गया। आर्या भी रुद्रम के बाहों में किसी बच्चे की तरह जाकर समा गई और उसे पकड़कर गहरी नींद में सो गई। आज की रात दोनों के लिए कमाल की रात थी, बोले तो बेस्ट रात थी। वही दूसरी तरफ सनशाइन इंटरनेशनल कॉलेज। वहां से निकलने के बाद आरोही घर नहीं गए, बल्कि सीधे अपने हॉस्टल रूम की तरफ चली गए। रूम में पहुंचकर उसने सबसे पहले अपना मेकअप निकला और फिर चेहरे पे फेस मास्क लगाकर नहाने चले गए। नहाने के बाद वो काफी फ्रेश फील कर रही थी। सुबह से अब जाकर उसे शांति मिली थी। आरोही बेड पर लेट गए और आगे के बारे में सोचना लगी कि उसे अब क्या करना चाहिए। वो उस जिद्दी लड़के से कैसे निपटे। एक्चुअली देखा जाए तो कार्तिक और ध्रुव में ज्यादा फर्क नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसे ये सब दक्ष को बताना चाहिए या नहीं। पता नहीं, जब उसे ये पता चलेगा कि उसका भांजा उसे पसंद करता है और वो उससे उसे छीनना चाहता है, तो वो किस तरह रिएक्ट करेगा। आरोही अभी ये सोच ही रही थी कि उसे दक्ष को फोन करना चाहिए या नहीं, कि तभी अचानक से उसका फोन बजा और आवाज सुनकर वो लगभग अपने बेड से कूद गए। और जब उसकी नज़र फोन स्क्रीन पर गई तो वो और ज्यादा हैरान हो गई। वंश उसे क्यों कॉल रहा था। आरोही ने गहरी सांस और जल्दी से कॉल रिसीव किया। हेलो वंश, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। आरोही की भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी, क्योंकि वंश कभी भी बिना मतलब उसे कॉल नहीं करता था, चाहे वो दक्ष का असिस्टेंट ही क्यों न था। पर उसे उससे बात करने की इज्जत नहीं थी। अफसोस इसके पीछे उसके पति का ओवर पजेसिव नेचर था। दक्ष का आरोही का दूसरे आदमी से बात करना बिल्कुल भी पसंद था, चाहे वो आदमी उसका भरोसेमंद ही क्यों न हो। वंश बोला, आरोही बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर आरोही की दिल की धड़कन एकदम से रुक गई। कहीं उसे कार्तिका के बारे में पता नहीं चल गया। नहीं, ऐसा हो सकता है। आरोही बोली, ठीक है, तुम मुझसे एड्रेस सेंड कर दो, मैं पहुंच जाऊंगी। ये सुनकर वंश बोला, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पहले से ही तुम्हारा कॉलेज के गेट पर इंतजार कर रहा हूँ। तुम बाहर जाओ, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। आरोही जल्दी से बोला, ठीक है, तुम वहीं रुको, बस मैं आ रही हूँ। आरोही समझ गई कि मामला बहुत गंभीर है। भले ही वंश ने कुछ नहीं कहा था, पर वो बता सकती थी कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, वरना वंश इस समय उसे लेने नहीं आता, वो भी अकेला। वो बिल्कुल भी नहीं, और उसकी आवाज़ से भी वो पहचाना गई कि थी वो बहुत घबराया हुआ था। आरोही ने देरी करने की हिम्मत नहीं की। उसके पास वापस मेकअप करने का समय नहीं था, इसलिए बस उसने जल्दी से कपड़े चेंज किया और वहां से चली गए। ये उसके लिए कुछ नया नहीं था। उसके पिछली जिंदगी में ऐसा बहुत बार हो चुका था। जब दक्ष उसे देखना चाहता था, अपने पास चाहता था, उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता, इसी तरह वंश उसे पहले से लेने आ जाता था।
उसके वहां जाने के बाद ज्यादातर कुछ होता नहीं था। उसके वहां जाते ही वो अपने रूटीन में बिजी हो जाता था। कभी कभी तो वो बस एक नज़र उसकी तरफ देखता था और फिर वो उसे वापस भेज देता था। पर अब जब वो इस बारे में सोच रही थी, उसे ध्यान आया कि वो जब भी उसे अपने पास बुलाता था तो उसका मूड बहुत खराब होता था। उस समय वो नर्क से शैतान से कम नहीं लग रहा होता था, पर उसे देखते ही वो शांत हो जाता था, जैसे वो उसकी दवा हो। और ये सच भी था, वो उसके कोई दवा से कम नहीं थी, वो उसके हर एक बीमारी का इलाज थी। आरोही जब भी दक्ष के साथ होती थी, उसके आसपास का भयानक ओरा कहीं गायब हो जाता था। उसे सोने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, वो उसका सुकून थी। दक्ष का बस चलता था, वो आरोही को खुद से बांध कर रखता, कभी उसे अपने आंखें के सामने से ओझल नहीं होने देता। पर वो ये नहीं कर सकता था क्योंकि आरोही को ये बात पसंद नहीं आएगी, क्योंकि उसे पता था कि आरोही को कैद में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो एक खुली पंछी थी जो खुले आसमान में उड़ना चाहती थी और दक्ष की उसकी पंख काटना नहीं चाहता था, जिस वजह से उसने आरोही को वो करने दिया जो वो करना चाहती थी, लेकिन तब तक, सिर्फ जब तक वो उसे धोखा न दे। वही आरोही तो वंश के आवाज से ही समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, पर अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि दक्ष का मूड खराब है। लेकिन वो बुरे मूड क्यों था? आरोही को पता नहीं, बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। भले ही पता था कि दक्ष उसे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पर वो ये बात को झूठला नहीं सकती थी कि उसे दक्ष के गुस्से से सबसे ज्यादा डर लगता था। उसके पिछले जिंदगी की कुछ भयानक यादें थी जिसे वो अभी तक भूल नहीं पाई थी, इसलिए जब भी उस पर दक्ष गुस्से करता था उसके वो जख्म हरे हो जाते थे। आरोही भारी मन के साथ कार में बैठ गए। आरोही वंश की तरफ देखते हुए बोली, हब्बी ठीक तो है न? उन्होंने मुझे इस तरह अचानक आने को क्यों कहा? वंश ने एक नज़र आरोही की तरफ देखा और वो पूरी तरह हैरान हो गया। उसने कोई मेकअप नहीं किया था और उसने बस एक सिंपल सी टॉप और जीन्स पहन रखी थी, फिर भी वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। वंश जैसे आरोही में खोसा गया है, वो चाहकर भी अपनी नजरें आरोही पर से हटा नहीं पा रहा था। सच में भी काफी सुंदर थी और इस समय वो स्वर्ग से उत्तरी की अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वंश जल्दी से अपने होश में वापस आया। वो बोला, सॉरी पर मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। तुम्हें तो पता है कि बॉस कैसे है, मैं बस उनके ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूँ। आरोही ने फिर से उससे पूछा, ठीक है, पर तुम मुझे ये तो बता सकते हो कि हम कहाँ जा रहे हैं? अब ये मत कहना कि हम घर जा रहे हैं, क्योंकि ये घर जाने जा रास्ता बिल्कुल नहीं है। वंश एक पल के चुप हो गया, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, हम हिल हाउस जा रहे हैं। और हिल हाउस का नाम सुनते ही आरोही की आंखें छोटी हो गए। वो समझ कि कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि दक्ष कभी उसे इस तरह की जगह पर नहीं बुलाता था। पक्का बात कुछ सीरियस थी। दक्ष ने इस तरह आरोही को क्यों बुलाया था? क्या दक्ष को कार्तिक और आरोही के बारे में पता चल गया था? दक्ष इस समय हेल हाउस में क्या कर रहा था? अगर आपको हेल हाउस के बारे में नहीं पता है तो शुरू की चैप्टर्स पढ़े, मैंने उसमें हेल हाउस के बारे में बताया है। अब आगे क्या होगा दक्ष और आरोही की जिंदगी में? आरोही तो वंश के आवाज से ही समझ गए थी कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, पर अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि दक्ष का मूड खराब है। लेकिन वो बुरे मूड क्यों था? आरोही को पता नहीं, बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। भले ही पता था कि दक्ष उसे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पर वो ये बात को झूठला नहीं सकती थी कि उसे दक्ष के गुस्से से सबसे ज्यादा डर लगता था। उसके पिछले जिंदगी की कुछ भयानक यादें थी जिसे वो अभी तक भूल नहीं पाई थी, इसलिए जब भी उस पर दक्ष गुस्से करता था उसके वो जख्म हरे हो जाते थे। आरोही भारी मन के साथ कार में बैठ गए। आरोही वंश की तरफ देखते हुए बोली, हब्बी ठीक तो है न? उन्होंने मुझे इस तरह अचानक आने को क्यों कहा? वंश ने एक नज़र आरोही की तरफ देखा और वो पूरी तरह हैरान हो गया। उसने कोई मेकअप नहीं किया था और उसने बस एक सिंपल सी टॉप और जीन्स पहन रखी थी, फिर भी वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। वंश जैसे आरोही में खोसा गया है, वो चाहकर भी अपनी नजरें आरोही पर से हटा नहीं पा रहा था। सच में भी काफ़ी सुंदर थी और इस समय वो स्वर्ग से उत्तरी की अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वंश जल्दी से अपने होश में वापस आया। वो बोला, सॉरी पर मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। तुम्हें तो पता है कि बॉस कैसे है, मैं बस उनके ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूँ। आरोही ने फिर से उससे पूछा, ठीक है, पर तुम मुझे ये तो बता सकते हो कि हम कहाँ जा रहे हैं? अब ये मत कहना कि हम घर जा रहे हैं, क्योंकि ये घर जाने जा रास्ता बिल्कुल नहीं है। वंश एक पल के चुप हो गया, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, हम हिल हाउस जा रहे हैं। और हिल हाउस का नाम सुनते ही आरोही की आंखें छोटी हो गए। वो समझ कि कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि दक्ष कभी उसे इस तरह की जगह पर नहीं बुलाता था। पक्का बात कुछ सीरियस थी। 1 घंटे बाद हिल हाउस। आरोही के लिए ये जगह बहुत ही खास थी, क्योंकि ये वही जगह थी जहां वो इस जन्म में पहली बार वो दक्ष से मिली थी। टॉप फ्लोर सिर्फ विप लोगों के लिए रिवर्स था। वंश आरोही को सीधी वही ले गया। आरोही ने दरवाजे की तरफ देखा और एक गहरी ली उसने खुद से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए वो शांत रहेगी, वो ऐसा कुछ भी करेगी जिससे शैतान भड़क जाए।
वंश दरवाजा खोलना ही वाला था पर आरोही उसे रोकते हुए बोली, रुको, पहले मुझे अंदर का नज़ारा तो देखने दो। इस समय आरोही का ये जानना बहुत जरूरी था कि दक्ष का मूड कैसे है। अगर वो नॉर्मल हुआ तो सब ठीक है, वरना उसे उस हिसाब से प्लान करना होगा। आरोही ने थोड़ा सा दरवाजा खोला और ध्यान से अंदर की तरफ देखा। वही आरोही को इस तरह देखकर वंश को समझ नहीं आया कि वो अब क्या करे। उसने अपना काम कर दिया था। दक्ष ने बस उसे आरोही को यहाँ लेने लो बोला था। अब उसके आगे आरोही चाहे कुछ भी करे, वो उसे कुछ भी बोल नहीं सकता था, नहीं उसे रोक सकता था। आखिर वो उसकी बॉस की बीवी थी। भले ही आरोही ने कभी भी उसके साथ नौकरों की तरह व्यवहार नहीं किया, हमेशा उसे एक दोस्त की नज़रों से देखा, पर यह भी एक सच था कि आरोही दक्ष की बीवी थी। उस हिसाब से वो एक हद तक ही उसे कुछ बोल सकता था। लेकिन सच में वो दक्ष के लिए काफी खुश था कि उसे आरोही जैसे बीवी मिली, जिसके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं था, नहीं अपनी सुंदरता का ही पैसे और पावर का। आरोही ने जैसे ही अंदर देखा वो बुरी तरह कौंप गए। भले ही उसने मेंटली खुद को तैयार कर लिया था, पर फिर भी अंदर का नज़ारा देखकर वो खुद को कांपने से नहीं रोक पाए। अंदर ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, उनमें से आरोही एक या दो जान को जानती थी, जिसको उसने पिछली जन्म में दक्ष के साथ देखा था। वो दक्ष के कुछ भरोसे वाले लोग थे और कुछ उसके दोस्त थे, जिन्हें दक्ष के बारे में हर एक चीज पता थी, चाहे वो चीज कितनी भी डरावनी क्यों न हो। तभी आरोही की नज़र दक्ष पर गई। वो बिना किसी इमोशन के वहां सोफे पर बैठा था। उसके आस से एक भयानक ओरा निकल रहा था, जो आरोही इतने दूर से भी उसे साफ महसूस कर सकती थी। तभी उसकी नज़र दक्ष के हाथ पर गए, जहां से खून निकल रहा था। फिर भी दक्ष बिना किसी इमोशन उसे जगह को अपने नाखूनों से खरोचे जा रहा था। उसके ऐसा करने से उस जगह की स्किन बुरी तरह से छिल गई थी, पर दक्ष को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, न ही उसके चेहरे पर कोई दर्द नजर आ रहा था। वो बस बिना रुके उस जगह को घिसे जा रहा था, जैसे वो उस जगह को झील देना चाहता हो। तभी आरोही की नज़र दक्ष के सामने जमीन पर गिरी लड़की पर गई और आरोही की आंखें से एकदम से सख्त हो गए। वो लड़की बुरी तरह रो रही थी और रोते हुए दक्ष से माफी मांग कर रही थी, पर दक्ष को जैसे उस लड़की आवाज सुनाई ही न दे रही हो। उसने एक नज़र भी उस लड़की की तरफ देखा, वो बस बिना रुके अपने हाथ को खरोच रहा था। भले ही वो कुछ नहीं बोल रहा था, पर आरोही महसूस कर सकती थी कि समय के साथ रूम का टेम्परेचर घटता ही जा रहा था। लड़की ने हद से ज्यादा छोटे कपड़े पहन रखा थे। उसके कपड़े इतने छोटे कि उस लड़की के इनवेयर तक साफ नजर आ रही थी। वो कपड़े में उस लड़की का शरीर ढक कम दिख ज्यादा रहा था। उसका आगे का गला काफी डीप, जिससे उसके ब्रेस्ट साफ साफ नजर आ रही है। यहाँ की उस ड्रेस में उसकी पैंटी तक नजर आ रही थी। ये सब देखकर आरोही सारी सिचुएशन समझ गए। वो समझ कि दक्ष इतने गुस्से में क्यों था। अफसोस इस लड़की ने दक्ष को सिड्यूस करने की कोशिश की थी, पर वो शायद ये भूल गए थी कि उसके सामने बैठा ये इंसान दक्ष अग्निहोत्री था, जिसे लड़कियों से सख्त नफरत, ऑफकोर्स आरोही के अलावा। आरोही की आंखें एकदम से लाल हो गए। उसकी हिम्मत कैसे हुए उसकी पति पर लाइन मारने की। उसका मन हुआ तो वो अभी वहां जाए और उस लड़की को 2 थप्पड़ जड़ दे। सिर्फ दक्ष ही नहीं, आरोही भी दक्ष को लेकर काफी पजेसिव थी। वो तो उसे इस बात का पता था कि दक्ष को उसके अलावा किसी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है और न उसे उसके अलावा किसी और का छूना पसंद है, इसलिए उसे कभी भी इस बात की चिंता नहीं होती थी कि दक्ष उसे छोड़ देगा। और पिछले जन्म को याद करते हुए उसे इस बात का पूरा भरोसा था कि वो खुद चाहे भी तो दक्ष कभी उसे खुद से दूर जाने नहीं देगा। जिस वजह से बेफिक्र होकर इधर उधर घूमता रहती थी, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि कोई उसके पति को सिड्यूस करे वो उस लड़की को इतनी आसानी से माफ कर दे, बिल्कुल भी नहीं। और जिस हिसाब से दक्ष अपने हाथों को खरोच रहा था, आरोही समझ गए थी कि पक्का उस लड़की ने दक्ष को वहां टच किया होगा। और ये सोचकर कि उस बेशर्म लड़की ने दक्ष को टच किया है, आरोही का खून खौल गया। पर आरोही अंदर जाती उससे पहले ही 2 बॉडीगार्ड्स वहां आए। उन्होंने बेरहमी से उस लड़की को पकड़कर खड़ा कर दिया। तभी तीसरा बॉडीगार्ड अपने हाथ में कैंची लेकर आया और उसने कसकर लड़की के हाथ को पकड़ लिया। ये देखकर उस लड़की के साथ आरोही भी बुरी तरह डर गए, पर वहां बैठे किसी लोग को कोई हैरानी नहीं हुए। अब उस रूम में उस लड़की की चीखें सुनाई से रही थी। वो इतनी दर्द भरी थी, किसी की भी रूह कांप गए। उस लड़की ने जिस हाथों से दक्ष को टच किया, वो बॉडीगार्ड्स बिना किसी इमोशन के उस लड़कियों के उस हाथ की उंगलियां एक एक करके बेरहमी से काट रहे थे। वही वो लड़की दर्द के मारे चिल्ला रही थी, उसे छोड़ने के लिए भीख मांग कर रही थी, पर किसी भी उसके चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सब बस बिना किसी इमोशन के वो नाजार देख रहे थे, जैसे ये उनका रोज का काम हो। फिर जब उस लड़की से वो दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ, वो बेहोश हो गई। फिर भी बॉडीगार्ड नहीं रुका और अपना काम करता रहा। उसके बाद वो लड़की को वहां से ले गए। वही ये सब देखकर आरोही को आंख खौफ से फैल गई। भले ही उसे पता था कि दक्ष खतरनाक था, पर इतना कि उसने बस उस लड़की के टच करने से उस लड़की की सारी उंगलियां ही काट दी।
आरोही की आंखें एकदम से लाल हो गए। उसकी हिम्मत कैसे हुए उसकी पति पर लाइन मारने की। उसका मन हुआ तो वो अभी वहां जाए और उस लड़की को 2 थप्पड़ जड़ दे। सिर्फ दक्ष ही नहीं, आरोही भी दक्ष को लेकर काफी पजेसिव थी। वो तो उसे इस बात का पता था कि दक्ष को उसके अलावा किसी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है और न उसे उसके अलावा किसी और का छूना पसंद है, इसलिए उसे कभी भी इस बात की चिंता नहीं होती थी कि दक्ष उसे छोड़ देगा। और पिछले जन्म को याद करते हुए उसे इस बात का पूरा भरोसा था कि वो खुद चाहे भी तो दक्ष कभी उसे खुद से दूर जाने नहीं देगा, जिस वजह से बेफिक्र होकर इधर उधर घूमता रहती थी। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि कोई उसके पति को सिड्यूस करे वो उस लड़की को इतनी आसानी से माफ कर दे, बिल्कुल भी नहीं। और जिस हिसाब से दक्ष अपने हाथों को खरोच रहा था, आरोही समझ गए थी कि पक्का उस लड़की ने दक्ष को वहां टच किया होगा। और ये सोचकर कि उस बेशर्म लड़की ने दक्ष को टच किया है, आरोही का खून खौल गया। पर आरोही अंदर जाती उससे पहले ही 2 बॉडीगार्ड्स वहां आए। उन्होंने बेरहमी से उस लड़की को पकड़कर खड़ा कर दिया। तभी तीसरा बॉडीगार्ड अपने हाथ में कैंची लेकर आया और उसने कसकर लड़की के हाथ को पकड़ लिया। ये देखकर उस लड़की के साथ आरोही भी बुरी तरह डर गए, पर वहां बैठे किसी लोग को कोई हैरानी नहीं हुए। अब उस रूम में उस लड़की की चीखें सुनाई से रही थी। वो इतनी दर्द भरी थी, किसी की भी रूह कौंप गए। उस लड़की ने जिस हाथों से दक्ष को टच किया, वो बॉडीगार्ड्स बिना किसी इमोशन के उस लड़कियों के उस हाथ की उंगलियां एक एक करके बेरहमी से काट रहे थे। वही वो लड़की दर्द के मारे चिल्ला रही थी, उसे छोड़ने के लिए भीख मांग कर रही थी, पर किसी भी उसके चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सब बस बिना किसी इमोशन के वो नाजार देख रहे थे, जैसे ये उनका रोज का काम हो। फिर जब उस लड़की से वो दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ, वो बेहोश हो गई। फिर भी बॉडीगार्ड नहीं रुका और अपना काम करता रहा। उसके बाद वो लड़की को वहां से ले गए। वही ये सब देखकर आरोही को आंख खौफ से फैल गई। भले ही उसे पता था कि दक्ष खतरनाक था, पर इतना कि उसने बस उस लड़की के टच करने से उस लड़की की सारी उंगलियां ही काट दी। अपने सामने इतने भयानक दृश्य को देखकर आरोही बुरी तरह डर गई थी। उसे अपने सेंस में वापस आने में काफी समय लगा। जब तक वो अपने होश में वापस आए तब तक सब कुछ साफ हो चुका था। लड़की वहां नहीं थी, फर्श पर गिरा हुआ खून भी साफ हो चुका था। कोई देखकर कह ही नहीं सकता था कि अभी थोड़ी देर पहले इस रूम में कुछ भयानक हुआ होगा। सब पहले की तरह नॉर्मल हो गया था। अफसोस आरोही को उस लड़की को कोई हमदर्दी नहीं थी। आखिर उसने दक्ष को सिड्यूस करने की कोशिश की थी, फिर भी दक्ष को उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर आरोही को पता था कि वो इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। अगर उसने दक्ष से इस बारे में बात की तो दक्ष को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसके काम में रोक टोक करे या उसके बारे में कुछ कहे। ऊपर से इस मामले का आरोही से कोई लेना देना नहीं था, तो आरोही का कुछ बोलना सही भी नहीं था। तभी आरोही की नज़र एक पतले दुबले आदमी पर गई, जिसका चेहरा पसीने से पूरा लकपक था। उसके पैर बुरी तरह कॉप रहे थे। वो आदमी, जिसका नाम अभय था, उसने एक गहरी सांस ली और खुद को डिफेंड करते हुए बोला, मिस्टर अग्निहोत्री, इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे नहीं पता था कि उस लड़का का ऐसा कोई इरादा है, वरना मैं उसे कभी भी आपके पास आने नहीं देता। वो तो तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था। वो आवाज़ इतनी भयानक थी, किसी भी रीढ़ की हड्डी कपा दे। दक्ष की इतनी भयानक आवाज़ सुनकर अभय बुरी तरह डर गए। उसने जल्दी से अपनी नज़रें झुका ली, क्योंकि दक्ष उसे अपनी ठंडी आंखें से घूर रहा था। अभय जल्दी से मदद के लिए शौर्य की तरफ पलटा, बोला, शौर्य सर, सच में मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी। मुझे सच में उस लड़की के बुरे इंटेंशन के बारे में कुछ नहीं पता था। शौर्य को भी यही लग रहा था कि दक्ष बहुत ज़्यादा ओवरएक्ट कर रहा है, क्योंकि उस लड़की ने बस हल्का का उसे टच किया था और उसे उसके छूने से इतनी नफरत हो गई कि उसने उस लड़की की उंगलियां ही कटवा दी। मगर वो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि हर किसी को पता था कि दक्ष को लड़कियों से कितनी नफरत है। ये उसकी लापरवाही थी। जब उसे ये बात पता थी तो वो उस लड़की को यहाँ लेकर ही क्यों आया। शौर्य कुछ बोलता उससे पहले ही जो लड़का उसके बगल में बैठा था, मयंक, वो बोला, तुम शौर्य भाई की तरफ क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें दक्ष भाई के रूल्स के बारे में पहले से नहीं पता था? फिर तुमने उस लड़की यहाँ क्यों बुलाया? इस बारे में सोचकर उस मयंक का खून खौल गया। सच में सारी गलती उसकी थी। उसकी वजह से सिर्फ दक्ष का मूड इतना खराब हो गया। इस आदमी ने वो किया था जो दक्ष को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लोगों से भरा कमरा डर से कौंप रहा था, क्योंकि इस समय दक्ष नर्क के उतरे किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। वैसे देखा जाए तो इसमें सारी गलती उस लड़की की थी, लेकिन अगर वो ध्यान से इस बारे में सोचे तो अगर वो आदमी अभय उस लड़की को यहाँ आने ही नहीं देता तो ये सब नहीं होता। वैसे भी ये पहली बार तो नहीं था कि दक्ष ने कुछ ऐसा किया हो। पहले भी एक लड़की ने उसके करीब जाने की कोशिश की थी, तो दक्ष ने उसके परिसर के साथ उसे इस देश से बाहर फेलवा दिया था। तो आज उस लड़की ने उसे टच किया था, तो दक्ष का उसकी उंगली काटना कोई बड़ी नहीं थी। सच में ये लड़का काफी क्रूएल था।
अभय को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो दक्ष के पास गया और उससे दया की भीख मांगते हुए बोला, मिस्टर अग्निहोत्री, आई एम सॉरी, मुझे समझ आ गया है कि इन सब में मेरी गलती है, मुझे आपके रूल के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। आपको दो भी इन लड़कियों के साथ करना है, करिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। उस लड़की जिसकी उंगली काटी गई थी, उसके अलावा भी वहाँ दो और लड़कियाँ थी, भले ही इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, पर उनकी ये गलती थी कि उन्होंने दक्ष के सामने आने की कोशिश की थी। वैसे भी वो चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने उन लड़कियों को दक्ष के हवाले कर दिया। उसे कभी कभी शक होता था कि दक्ष एक लड़का था भी कि नहीं, मतलब इतनी सुंदर लड़कियां उसके सामने खड़ी थीं, फिर भी वो उनके साथ ऐसे ही पेश आ रहा था। ये शब्द सुनने के बाद लड़कियों को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उनका पूरा चेहरा डर के मारे सफ़ेद पर गया था। अभी जो थोड़ी देर पहले उस लड़की के साथ हुआ था, उस वजह से वो दोनों पहले से ही डरी हुई थी और अपने बॉस का जवाब सुनकर उनकी सारी उम्मीद जैसे चकनाचूर हो गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मौत इतनी भयानक होगी, फिर भी उन लड़कियों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने बचाव में कुछ बोल सके, इसलिए उसके पास बस रोने के अलावा कोई चारा नहीं था। तभी दक्ष, जो बेपरवाही से अपने हाथों को खरोच रहा था, वो अचानक से रुका और उसने दरवाजे की तरफ देखा। मयंक ने भी दक्ष की नज़रों को फॉलो करते हुए दरवाजे की तरफ देखा और अपनी कड़क आवाज में बोलो, कौन है वहाँ, बाहर आओ। आरोही एकदम से सकपका गए। वो दक्ष को नज़रों से बहुत घबरा गए थी, जिस वजह से खुद को संभाल नहीं पाए और जल्दी से अंदर आ गए। आरोही जैसे ही अंदर आए, रूम में जो घुटन महसूस हो रही थी वो एकदम से गायब हो गए। अभय हैरान हो गया था, वो दोनों लड़कियों भी बुरी तरह से चौंक गए। उन्होंने एक लड़की को रूम के अंदर आते हुए देखा, जिसके काले घने बाल कमर तक लहरा रहे थे। उसने सिंपल सी टॉप और जीन्स पहन रखी थी और उसकी स्किन बर्फ की तरफ सफ़ेद थी और उसकी नीली आंखें वो समुद्र की तरह गहरी थी। वही मयंक की नज़र जब आरोही पर गई तो उसकी आंखें छोटी हो गई और वो बोला, ये यहाँ क्या कर रही है। उकोश, उसे दक्ष और आरोही के बारे में पता था। जब आरोही ने देखा कि दक्ष एकटक उसे ही देख रहा है, उसने एक गहरी सांस ली और बोली, हब्बी मैं आ गए, और ये बोलकर वो सीधे दक्ष की तरफ चली गए। इस तरह एक लड़की के वहां आ जाने से सब हैरान हो गए और वो उस लड़की की आइडेंटिटी के बारे में पता लगाने के लिए बिना रुके अंदाजा लगाने लगे। क्या दक्ष को लड़कियों से नफरत नहीं थी, तो फिर उसने खुद एक लड़की को यहाँ क्यों बुलाया और वो दक्ष को हब्बी क्यों बोल रही थी। वो सोच रहे थे कि अभय की लाए हुए लड़की काफ़ी सुंदर थी, पर उनके सामने खड़ी ये लड़की का उन लड़कियों से कोई कंपैरिजन ही नहीं था, वो हद से ज़्यादा खूबसूरत थी। दक्ष, जो बेपरवाही से अपने हाथों को खरोच रहा था, वो अचानक से रुका और उसने दरवाजे की तरफ देखा। मयंक ने भी दक्ष की नज़रों को फॉलो करते हुए दरवाजे की तरफ देखा और अपनी कड़क आवाज में बोलो, कौन है वहाँ, बाहर आओ। आरोही एकदम से सकपका गए। वो दक्ष को नज़रों से बहुत घबरा गए थी, जिस वजह से खुद को संभाल नहीं पाए और जल्दी से अंदर आ गए। आरोही जैसे ही अंदर आए, रूम में जो घुटन महसूस हो रही थी वो एकदम से गायब हो गए। अभय हैरान हो गया था, वो दोनों लड़कियों भी बुरी तरह से चौंक गए। उन्होंने एक लड़की को रूम के अंदर आते हुए देखा, जिसके काले घने बाल कमर तक लहरा रहे थे। उसने सिंपल सी टॉप और जीन्स पहन रखी थी और उसकी स्किन बर्फ की तरफ सफ़ेद थी और उसकी नीली आंखें वो समुद्र की तरह गहरी थी। वही मयंक की नज़र जब आरोही पर गई तो उसकी आंखें छोटी हो गई और वो बोला, ये यहाँ क्या कर रही है। उकोश, उसे दक्ष और आरोही के बारे में पता था। जब आरोही ने देखा कि दक्ष एकटक उसे ही देख रहा है, उसने एक गहरी सांस ली और बोली, हब्बी मैं आ गए, और ये बोलकर वो सीधे दक्ष की तरफ चली गए। इस तरह एक लड़की के वहां आ जाने से सब हैरान हो गए और वो उस लड़की की आइडेंटिटी के बारे में पता लगाने के लिए बिना रुके अंदाजा लगाने लगे। क्या दक्ष को लड़कियों से नफरत नहीं थी, तो फिर उसने खुद एक लड़की को यहाँ क्यों बुलाया और वो दक्ष को हब्बी क्यों बोल रही थी। वो सोच रहे थे कि अभय की लाए हुए लड़की काफ़ी सुंदर थी, पर उनके सामने खड़ी ये लड़की का उन लड़कियों से कोई कंपैरिजन ही नहीं था, वो हद से ज़्यादा खूबसूरत थी। आरोही को अब अपने यहाँ आने के डिसीजन पर पछतावा हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अपने बाल नोच ले। सच में आज उसका दिन ही खराब था, पहले वो कॉलेज वाला इंसिडेंस और अब दक्ष का गुस्सा। आरोही को थोड़ा बहुत सिचुएशन का अंदाजा हो गया था। उसे पता था कि दक्ष को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसके अलावा कोई भी लड़की उसे टच करे। ऐसा क्यों था, आरोही को खुद नहीं पता था। जब पहले उसे दक्ष के इस प्रॉब्लम के बारे में पता चला था तो उसे ये बात बहुत अजीब लगी थी। क्या वो एक लड़की नहीं थी, तो फिर उसे उसके छूने से दक्ष को कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं होती थी। सिर्फ इस जन्म में ही नहीं, वो पिछले जन्म में भी ठीक ऐसा ही था। इसलिए दक्ष इस तरह एक ही जगह खरोचे जा रहा था, क्योंकि वो कुछ भी करके उस टच को मिटाना चाहता था। वैसे भी उसे औक था, उसे दूसरा छूना पसंद नहीं था, इसलिए जब किसी लड़की ने उसे टच किया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा।
वही जब दक्ष ने देखा कि आरोही अभी भी वहां खड़ी है, उसके पास नहीं आ रहा था, तो उसका पूरा चेहरा काला पड़ गया, उसकी आंखें तक काली पड़ गए। और वही आरोही ने जब दक्ष के बदलते एक्सप्रेशन देखे तो वो जल्दी से अपने होश में आए। उसकी अभी सबसे पहली प्रायोरिटी दक्ष को शांत करना था, वरना पता नहीं आज कौन कौन दक्ष के गुस्से में जलकर भस्म हो जाए। आरोही जल्दी से दक्ष के पास गए और सीधे जाकर उसके गोद में बैठ गए। उसे पता था कि अगर उसे दक्ष को शांत करना था तो उसे अभी ये करना ही होगा। उसे इन सब चीज़ों का बहुत एक्सपीरियंस था। पिछले जन्म में भी जब दक्ष का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था तो वो इसी तरह उसे शांत करती थी, और जैसे ही उसने उम्मीद की थी उसके ऐसा करने से दक्ष के एक्सप्रेशन फिर से नॉर्मल हो गए, लेकिन फिर भी अपने हाथ को उसी तरह खरोच रहा था। वही जब सबसे आरोही को इस तरह दक्ष के गोद में बैठते देखा तो सबकी आंखें शौक से बड़ी हो गई। अभी थोड़ी देर पहले बस एक लड़की ने दक्ष को हल्का सा छू दिया और दक्ष ने उसकी सारी उंगलियां काट दी थी, तो आरोही तो सीधे जाकर उसकी गोद में बैठ गए। तो अब पता नहीं दक्ष उसका क्या करेगा। शौर्य को भी आरोही के लिए डर लग रहा था। भले ही उसे पता था कि आरोही उसकी पत्नी है, पर फिर भी वो इस बात को झूठला तो नहीं सकता था कि दक्ष को लड़कियों से कितनी नफरत है। पर ये देखकर उसकी आंखें शौक और बड़ी हो गई कि आरोही के उसकी गोद में बैठते ही दक्ष ने कोई रिएक्ट नहीं किया, बल्कि गुस्सा एकदम से गायब हो गया था। वो अब बिल्कुल शांत लग रहा था। आरोही ने दक्ष के हाथ को पकड़ा, फिर उसने टेबल से कॉटन उठाया और उसे अपने लिप्स से टच और उसे ध्यान से उस जगह पर लगाया। आरोही ने थोड़ी देर तक ऐसा किया, फिर प्यार से दक्ष के होठों को एक छोटी सी किस करते हुए बोला, क्या अब ठीक है हब्बी? क्या आपको अभी भी अजीब लग रहा है? नहीं अब ठीक है, दक्ष अपने दोनों हाथ आरोही की कमर पर लपेटते हुए बोला। वहां खड़े लोगों के पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। आरोही ने हल्का सा उसे किस किया और दक्ष शांत हो गया। आरोही ने बस उस लड़की की जगह अपना टच दे दिया था, जिस वजह से दक्ष नॉर्मल हो गया था। उसे लड़कियों के छूने से नहीं, उसे दूसरी लड़कियों के छूने से प्रॉब्लम थी। वही आरोही को पता था कि सब उसे अजीब नजरे से घूर रहे थे, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे बस दक्ष से मतलब था। उसने अपना सिर दक्ष के चेस्ट पर रखा और उस पे अपनी उंगलियां उसकी चेस्ट पर घूमते हुए बोली, हब्बी क्या आपको अभी भी दर्द हो रहा है? आरोही दक्ष के हाथ को देखते हुए बोली, देखिए आपने खुद को कितना हर्ट किया है, आपको पता न कि मैं आपको बिल्कुल भी दर्द में नहीं देख सकती हूँ। वही शौर्य, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था यहाँ क्या हो रहा है। क्या उसके सामने बैठे ये लड़का सच में उसका क्रूएल हिटरेट दोस्त था जिसे लड़कियों से नफरत थी? हाँ, आरोही के आने से पहले तो कुछ ऐसा ही था, फिर ये अचानक इतना बदल क्यों गया? लेकिन वो आरोही का शुक्रगुजार भी था, वरना वो पता नहीं दक्ष को कैसे हैंडल करता। फिर उसने अभय को कुछ इशारा और किया और वो दोनों लड़कियों के साथ जल्दी से वहां से चला गया। दक्ष के आरोही की तरफ देखा जो उसे गले लगाकर रो रही थी। आरोही को इस तरह देखकर दक्ष की आंखें एकदम से काली हो गई। उसने एक नज़र सबकी तरफ देखा जो उन्हें ही शौक के साथ देख रहे थे। ये देखकर दक्ष ने आरोही को वैसे ही अपनी गोद में उठा लिया और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। दक्ष आरोही को दूसरे कमरे में ले गया। दक्ष ने एक नज़र आरोही की तरफ जो उसे ही अपनी घनी पलकें झपका कर देख रही थी। उसकी नीली आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। ये देखकर दक्षा ने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। दक्ष आरोही के आंसू पोंछते हुए बोला, लिटिल वाइफी तुम्हें पता है न कि तुम मुझे रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। ये सुनकर आरोही ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। ऐसे करते हुए आरोही बहुत प्यारी लग रही थी। फिर उसने उसे माथे पे एक किस किया। उसके ऐसे करने से आरोही की आंखें अपने आप बंद हो गई। दक्ष ने फिर आरोही को दोनों आंखों को चूमा, फिर उसके दोनों गालों को, ऐसे ही वो आरोही के पूरे फेस को चूमने लगा। उसके ऐसे करने से आरोही का पूरा चेहरा गुलाबी हो गया, जिससे वो और भी खूबसूरत लग रही थी। तभी दक्ष की नज़र आरोही के गुलाबी होठों पर गए। आरोही को होठ इस समय किसी गुलाब की पंखुड़ियों की तरह लग रहे थे। ऊपर से दक्ष के इस तरह किस करने से आरोही के होठ कांप रहे थे, जिससे वो और अट्रैक्टिव लग रहे थे। आरोही को इस तरह देखकर दक्ष का अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। वो धीरे धीरे अपना कंट्रोल खोने लगा। वैसे भी आरोही जब भी उसके करीब होती थी वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता था। आखिर वो उसका बचपन का प्यार थी, लेकिन उसे ये भी पता था कि अभी इन सब के लिए आरोही बहुत छोटी है, जिस वजह से वो खुद को कंट्रोल कर लेता था। पर कब तक वो खुद को कंट्रोल कर पाएगा उसे खुद नहीं पता था। फिर दक्ष से और बर्दाश्त नहीं हुआ तो बिना एक पल का वक्त गवाए उसने अपने सख्त होठ आरोही के मुलायम होठों पर रख दिया और उसे किस करने लगा। दक्ष के इस तरह किस करने से आरोही की पकड़ उस पर कस गए। दक्ष आरोही को इस तरह किस कर रहा था जैसे वो कितने दिनों का प्यासा हो और आज जाके उसे अपनी प्यास बुझाने का मौका मिला हो। दक्ष आरोही की खुशबू से मदहोश होते जा रहा था। वो पूरी तरह अपना होश खो चुका था।
समय के साथ साथ दक्ष की किस इंटेंस हो गए। आरोही भी उसका साथ देने की कोशिश कर रही थी पर वो उसके स्पीड को मैच नहीं कर पा रही थी। वो बहुत ही एग्रेसिव होकर उसे किस कर रहा था जैसे वो उसे पूरा का पूरा निगल जाना चाहता हो। फिर जब आरोही को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो वो दक्ष को खुद से दूर करने लगी, पर दक्ष का उस पर कोई असर नहीं हुआ बल्कि उसने कसकर आरोही के दोनों हाथों को पकड़ लिया और उसे वैसे ही किस करता रहा। आरोही को तो ऐसा लग रहा था कि आज वो दम घुटने की वजह से मर जाएंगी। तभी दक्ष ने देखा कि सांस न लेने की वजह से आरोही छटपटा रही है तो उसने उसे किस करना छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही आरोही जोर जोर से सांस लेने लगी। आरोही को इस तरह देखकर बोला दक्ष के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान आ गई और वो आरोही के लाल होठों को टच करते हुए अपनी सेडिक्टिव आवाज में बोला, लिटिल वाइफी सांस तो लो, लगता है तुम्हें अभी तक किस करना नहीं आया, लगता है मुझे अपना डोज बढ़ना पड़ेगा। दक्ष के मुंह से ऐसी बेशर्मी वाली बात सुनकर आरोही के गाल शर्म से लाल गए। उसने जल्दी से अपना छोटा सा सिर दक्ष की छाती में छुपा लिया। आरोही का रिएक्शन देखकर दक्ष की स्माइल और बड़ी हो गई और उसने भी आरोही को कसकर गले लगा लिया। सच में आरोही उसका सुकून थी, एक वो ही थी, वो उसके अंदर को डेविल को शांत कर सकती थी। वो चाहे कितने भी गुस्से में क्यों नहीं, आरोही को देखकर उसका गुस्सा छूमंतर हो जाता था। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसके आगे का भी रोमांस लिखूं तो जल्दी से कमेंट करें, जितने ज़्यादा कमेंट होगी उतना ज़्यादा रोमांस का पार्ट होगा। दक्ष आरोही को ही देख रहा था जो खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। सांस लेने की वजह से उसकी चेस्ट ऊपर नीचे हो रही थी। जैसे ही दक्ष की नज़र उधर, उसकी आंखें काली हो गई। उसने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली जैसे वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो, पर उसे भी पता था कि ये उसके लिए आसान नहीं था। कोई खूबसूरत लड़की आपके इतने करीब हो और वो लड़की आपकी पत्नी हो तो कोई भी आदमी कैसे खुद को रोक पाएगा। आखिर दक्ष भी एक आदमी था। जब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो आरोही के ऊपर आ गया और उसकी आंखों में देखने लगा। आरोही इस तरह दक्ष के ऊपर आने से एक पल के लिए हैरान हो गए, लेकिन फिर वो भी उसके हैंडसम चेहरे में खो गए। दोनों बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। दोनों की आंखें में एक दूसरे के लिए खूब सारा प्यार नजर आ रहा था। साथ ही साथ दक्ष की आंखों में आरोही ले लिए डिजायर भी नजर आ रही थी, जिसे महसूस कर आरोही ने कस अपने ड्रेस को पकड़ लिया, पर उसने दक्ष से कुछ नहीं कहा, न ही उसे खुद से दूर किया। दक्ष को आज पता नहीं आरोही पे बहुत प्यार आ रहा था। दक्ष ने कस और आरोही को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब किया और अपने होंठ उसके माथे पर रख दिए। दक्ष के ऐसा करते ही आरोही की आंखें अपने आप बंद हो गए। फिर उसने आरोही के दोनों गालों को एक एक करके किस किया। ऐसे ही वो पूरे चेहरे को चूमने लगा। उसके बाद उसने एक नज़र आरोही देखा जो उसे ही देख रही थी। ये देखकर उसने अपने होंठ आरोही के होठों पर रख दिए और उसे बहुत ही प्यार से किस करने लगा। इस बार की पहली वाली किस से अलग थी। इस किस के थ्रू दक्ष आरोही को बताना चाहता था वो उसके लिए कितना पागल है। दक्ष को नहीं पता था कि अपने इमोशन कैसे जाहिर करने हैं, इसलिए वो किस थ्रू ही आरोही को बताना चाहता था कि वो उससे कितना प्यार करता है और उसने कितने सालों तक उसका इंतजार किया है। आरोही भी दक्ष के प्यार को साफ महसूस कर सकती थी। उसने दक्ष की तरफ देखा जो आंखें बंद कर उसे किस कर रहा था। ये देखकर उसने कसकर दक्ष को उसकी कमर से पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद करके वो भी दक्ष का उसके किस में साथ देने लगी। ये महसूस करके आरोही किस में उसका साथ दे रही है, दक्ष एक्साइटेड हो गया और वो बहुत पैशनेट तरीके से उसे किस करने लगा। आरोही भी उसे पैशनेट तरीके से किस कर रही थी, पर वो किस कम उसके होठों को चूस और काट ज्यादा रही थी क्योंकि उसे किस करना नहीं आता था। पर जो भी था दक्ष को बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसी ही 25 मिनट की लंबी किस के बाद जब दक्ष ने देखा कि आरोही को अब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो उसके लिप्स को छोड़ उसके कॉलरबोन पर किस करने लगा। दक्ष के छोड़ते ही आरोही जोर जोर से सांस लेने लगी, पर दक्ष के इस तरह उसके कॉलरबोन पर किस करने से उसकी सांस बेकाबू होने लगी। फिर वो अपना एक हाथ दक्ष के बालों में ले गए और दूसरे हाथ दक्ष की खुली पीठ पर चल रहे थे। आरोही के ऐसे करने से दक्ष एक्साइटेड हो गया और एक्साइटमेंट में उसने आरोही के कॉलरबोन पर बाइट कर लिया, जिससे आरोही के मुंह से एक चीख निकल गई और उसके नाखून दक्ष के पीठ पर धंस गए, पर दक्ष के ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ। फिर वो बाइट की हुए जगह पर अपने जीभ से लिक करने लगा, जिससे आरोही के पूरे शरीर में सिहरन पैदा होने लगी। उसे अपने गेल पर दर्द के साथ साथ मीठेपन का भी एहसास हो रहा था। उसके लिए सब बहुत नया था। पिछले जन्म में जब वो और दक्ष इंटीमेट हुए थे तो वो नशे में थी और उसके ठीक बाद वो प्रेग्नेंट हो गई थी, जिस वजह से उसे इन सब चीज़ों का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। बस उसने नोवेल्स में इसके बारे में पता था, पर अब जाके वो उसे फील कर रही थी कि कोई आपको प्यार करता है तो आपको कैसे फील हो है। सच में उसे इस समय काफ़ी अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो जैसे अलग दुनिया में ही पहुंच गए हो। अभी तो दक्ष ने कुछ किया नहीं था तो उसका ये हाल था। जब वो उसके साथ वो सब करेगा पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी।
ऐसे ही थोड़ी देर उसके कॉलर बोन पर किस करने के बाद दक्ष थोड़ा था उठा और एक झटके के साथ उसने आरोही के टॉप को उसके बॉडी से अलग कर दिए। उसके ऐसा करने से आरोही के गाल कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गए। अब आरोही दक्ष के सामने सिर्फ एक इनमे भी। दक्ष तो कब से उसके मुलायम और सॉफ्ट बॉडी को फील करना चाहता था पर अपने आप को रोक था, पर अब आरोही की दूध जैसी गोरी स्किन को देखकर उसका कंट्रोल खुद पर से खोने लगा। फिर उसने जल्दी से अपना मुंह आरोही की क्लीवेज पर रख दिए और उसे किस करने लगा और साथ ही साथ अपने हाथ आरोही के पूरे बॉडी को एक्सप्लोर कर रहे थे। उसके ऐसा करने से आरोही के पूरे बॉडी में जैसे कट लगने लग रहा था। दक्ष के इस तरह करने आरोही के मुंह से न चाहते हुए एक आहें निकल गए। आरोही को नहीं पता था वो ऐसा क्यों कर रही है, पर उसे दक्ष का ऐसा करना बहुत अच्छा लग रहा था, जिस वजह से उसके मुंह से अपने आप ही आवाज निकल रही थी। वही आरोही की आवाज सुनकर दक्ष और एक्साइटेड हो गया। फिर आरोही की क्लीवेज को छोड़कर उसने एक बार फिर आरोही होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे पैशनेट तरीके से किस करने लगा। दक्ष जैसे आरोही की सॉफ्ट बॉडी को फील करते ही उसमें खोसा गया था। वो आरोही के लिप्स को बुरी तरीके से किस करने लगा था। दक्ष के इस तरह करने से आरोही को दर्द हो रहा था, पर उसने दक्ष ने कुछ नहीं कहा और न ही उसको खुद से दूर करने की कोशिश की। उसे पता था कि अगर उसने ऐसा किया तो दक्ष भड़क जाएगा और वो कुछ भी हो जाए दक्ष को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। आरोही ने बस कस के दक्ष को पकड़ रखा था। किस करते हुए ही दक्ष ने उसकी इनर भी उसकी बॉडी से अलग कर दी। उसके ऐसा करने से आरोही की पकड़ दक्ष पर कस गए। उसने कसकर दक्ष को गले लगा लिया। उसके ऐसा करने से आरोही की सॉफ्ट बॉडी दक्ष की मस्कुलर बॉडी से टच हो रही थी और दक्ष उसकी सॉफ्टनेस को साफ साफ फील कर पा रहा था। दक्ष ने भी कसकर श्रेया को उसकी कमर से पकड़ लिया। ये महसूस कर आरोही ने जल्दी से अपना छोटा सा सिर दक्ष की छाती में छुपा लिया, क्योंकि उसे बहुत शर्म आ रही थी। इस समय उसके अपर बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। दक्ष वैसे ही थोड़ी देर आरोही को गले लगाया रहा। फिर उसने आरोही को थोड़ा सा खुद से दूर किया और ध्यान से उसके चेहरे को देखने लगा। किस करने की वजह से उसके होठ सूज गए थे। दक्ष धीरे से आरोही के सूजे हुए होठों पर किस करते हुए बोला, क्या हुआ लिटिल वाइफी? आरोही ने कुछ नहीं कहा, अपना सिर झुका लिया। उसे दक्ष की तरफ देखा ही नहीं जा रहा था। उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। तभी दक्ष की नजर नीचे गई और उसने अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। आरोही ने भी देख लिया था कि दक्ष की नजरें कहाँ है। ये देखकर वो वापस से दक्ष को गले लगाकर उसमें छुप जाना चाहती थी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दक्ष से पकड़ लिया और वहां पर किस करने लगा। दक्ष ऐसी ही पूरी रात आरोही को परेशान करता रहा। वो जब भी सोने की कोशिश करती दक्ष उसे किस करके फिर से जगा देता था। दक्ष तब तक वो सब करता रहा कब तक उसका मन भर गया। उसके बाद वो आरोही के बगल में लेट गया और आरोही की तरफ देखा, जो उसे अपनी अध खुली आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। दक्ष ने फिर कसकर उसे गले लगा लिया। आरोही ने भी जल्दी से अपना छोटा सा सिर दक्ष की छाती में छुपा लिया और तुरंत सो गई। दक्ष ने भी उसके माथे पर किस किया। फिर दोनों को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर उसे गले लगाकर सो गया। अब आगे क्या होगा दक्ष और आरोही की जिंदगी में? ऐसे ही थोड़ी देर उसके कॉलर बोन पर किस करने के बाद दक्ष थोड़ा था उठा और एक झटके के साथ उसने आरोही के टॉप को उसके बॉडी से अलग कर दिए। उसके ऐसा करने से आरोही के गाल कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गए। अब आरोही दक्ष के सामने सिर्फ एक इनमे भी। दक्ष तो कब से उसके मुलायम और सॉफ्ट बॉडी को फील करना चाहता था, पर अपने आप को रोक था। पर अब आरोही की दूध जैसी गोरी स्किन को देखकर उसका कंट्रोल खुद पर से खोने लगा। फिर उसने जल्दी से अपना मुंह आरोही की क्लीवेज पर रख दिए और उसे किस करने लगा और साथ ही साथ अपने हाथ आरोही के पूरे बॉडी को एक्सप्लोर कर रहे थे। उसके ऐसा करने से आरोही के पूरे बॉडी में जैसे कट लगने लग रहा था। दक्ष के इस तरह करने आरोही के मुंह से न चाहते हुए एक आहें निकल गए। आरोही को नहीं पता था वो ऐसा क्यों कर रही है, पर उसे दक्ष का ऐसा करना बहुत अच्छा लग रहा था, जिस वजह से उसके मुंह से अपने आप ही आवाज निकल रही थी। वही आरोही की आवाज सुनकर दक्ष और एक्साइटेड हो गया। फिर आरोही की क्लीवेज को छोड़कर उसने एक बार फिर आरोही होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे पैशनेट तरीके से किस करने लगा। दक्ष जैसे आरोही की सॉफ्ट बॉडी को फील करते ही उसमें खोसा गया था। दक्ष अब आरोही के लिप्स को बुरी तरीके से किस करने लगा था। दक्ष के इस तरह करने से आरोही को दर्द हो रहा था, पर उसने दक्ष ने कुछ नहीं कहा और न ही उसको खुद से दूर करने की कोशिश की। उसे पता था कि अगर उसने ऐसा किया तो दक्ष भड़क जाएगा और वो कुछ भी हो जाए दक्ष को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। आरोही ने बस कस के दक्ष को पकड़ रखा था। किस करते हुए ही दक्ष ने उसकी इनर भी उसकी बॉडी से अलग कर दी। उसके ऐसा करने से आरोही की पकड़ दक्ष पर कस गए। उसने कसकर दक्ष को गले लगा लिया।
उसके ऐसा करने से आरोही की सॉफ्ट बॉडी दक्ष की मस्कुलर बॉडी से टच हो रही थी और दक्ष उसकी सॉफ्टनेस को साफ साफ फील कर पा रहा था। दक्ष ने भी कसकर श्रेया को उसकी कमर से पकड़ लिया। ये महसूस कर आरोही ने जल्दी से अपना छोटा सा सिर दक्ष की छाती में छुपा लिया क्योंकि उसे बहुत शर्म आ रही थी। इस समय उसके अपर बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। दक्ष वैसे ही थोड़ी देर आरोही को गले लगाया रहा, फिर उसने आरोही को थोड़ा सा खुद से दूर किया और ध्यान से उसके चेहरे को देखने लगा। किस करने की वजह से उसके होठ सूज गए थे। दक्ष धीरे से आरोही के सूजे हुए होठों पर किस करते हुए बोला, क्या हुआ लिटिल वाइफी? आरोही ने कुछ नहीं कहा, अपना सिर झुका लिया। उसे दक्ष की तरफ देखा ही नहीं जा रहा था, उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। तभी दक्ष की नजर नीचे गई और उसने अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। आरोही ने भी देख लिया था कि दक्ष की नजरें कहाँ है। ये देखकर वो वापस से दक्ष को गले लगाकर उसमें छुप जाना चाहती थी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दक्ष से पकड़ लिया और वहां पर किस करने लगा। दक्ष ऐसी ही पूरी रात आरोही को परेशान करता रहा। वो जब भी सोने की कोशिश करती दक्ष उसे किस करके फिर से जगा देता था। दक्ष तब तक वो सब करता रहा कब तक उसका मन भर गया। उसके बाद वो आरोही के बगल में लेट गया और आरोही की तरफ देखा जो उसे अपनी अध खुली आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। दक्ष ने फिर कसकर उसे गले लगा लिया। आरोही ने भी जल्दी से अपना छोटा सा सिर दक्ष की छाती में छुपा लिया और तुरंत सो गई। दक्ष ने भी उसके माथे पर किस किया, फिर दोनों को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर उसे गले लगाकर सो गया। वही दूसरी तरफ आर्या और रुद्रमा का रूम। आंखें खुलते ही रुद्रम की नजर आर्या के सोते चेहरे पर गई। वो इस बहुत ही प्यारी लग रही थी। आर्या को इस तरह देखकर रुद्रम की आंखें एकदम से सॉफ्ट हो गई, लेकिन कुछ याद आते ही उसका चेहरा एकदम से कठोर हो गया और उठा और अपने कपड़े लेकर बाथरूम चला गया। रुद्रम के जाते ही आर्या ने भी अपनी आंखें खोल दी। इस समय उसकी आंखें नम थी। उसकी आंखें तो बहुत देर पहले ही खुल गई थी, पर रुद्रम को उठता देख उसने झट से अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि कल जो उनके बीच हुआ था उस वजह से उसे रुद्रम को फेस करने में बहुत शर्म आ रहा था। ऐसा नहीं था, ये उन दोनों का पहली बार था, पर कल जो उसने फील किया था आज से पहले उसने कभी भी वैसा फील नहीं किया था। कल से पहले जब भी वो और रुद्रम इंटीमेट हुए थे उसमें सिर्फ और सिर्फ नफरत थी, पर कल सिर्फ और सिर्फ प्यार था। कल रुद्रम उसके साथ कुछ ज्यादा ही जेंटल था, जिस वजह से आर्या को बहुत अच्छा लगा था। आर्या को बच्चन से कभी भी प्यार नहीं मिला था, जिस वजह से वो छोटी छोटी खुशियों से ही खुश हो जाती थी। बस कल रुद्रम उसके साथ अच्छे से पेश आया और वो उन इतने सालों को टॉर्चर को भूल गए। सच में उसका दिल बहुत ही मासूम था। आर्या ने देखा था कि कैसे रुद्रम उसे प्यार से देख रहा है, लेकिन फिर अचानक से उसके भाव बदल गए। उसका चेहरा एकदम कठोर हो गया था। कुछ तो था उसकी नज़रों में जिसे महसूस कर आर्या की आंखें अपने आप ही नम हो गई, लेकिन फिर भी उसने कोई रिएक्ट नहीं किया और जब तक रुद्रम चला नहीं गया वो वैसे ही सोने का नाटक करते रही। आर्या ने जल्दी से अपने आप ने पोंछे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रुद्रम उसे इस तरह देखे। वो अब खुद को और रुद्रम के समाने कमजोर नहीं दिखना चाहती थी। थोड़ी देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुला और रुद्रम बाहर आया। आज भी वो हमेशा की तरह हैंडसम लग रहा था। उसके ब्लैक का 3 पीस बिजनेस सूट पहन रखा था। वही आर्या अभी भी उसी तरह बैठी एकटक रुद्रम को देखते हुए सोच रही थी कि आखिर अभी जो थोड़ी देर पहले उसने महसूस किया था वो क्या था। क्या रुद्रम अभी भी उससे नफरत करता था? अगर हाँ तो फिर कल रात उनके बीच जो हुआ था वो क्या था? आर्या अपने ही सोच में गुम बिना पलक झपकाए रुद्रम को देख रही थी। वही रुद्रम ने जब आर्या को इस तरह खुद को देखते देखा तो वो उससे बड़े ही केज वाली आवाज में अपने वॉच पहनते हुए बोला, क्या बात है वाइफी, इस तरह ध्यान से क्या देख रही हो? पर आर्या ने रुद्रम की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो अभी अपने सेंस में ही नहीं थी। वही रुद्रम को जब आर्या को कुछ न बोलता देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। वो आर्या के पास जाकर उसके कंधे को पकड़ उसे हिलाते हुए बोला, क्या हुआ वाइफी, तुम ठीक तो हो? अचानक रुद्रम के यूं हिलाने से आर्या अपने होश में वापस आए और जल्दी से हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ क्या हुआ? इतना बोलकर वो घबराई हुई नजरों से रुद्रम की तरफ देखने लगी। आर्या को इस तरह डरता देख रुद्रम उसे शांत करवाते हुए बोला, रिलैक्स वाइफी, मैं तो बस पूछ रहा था कि आखिर क्या बात है, क्योंकि कब से बस मुझे देख रही थी। फिर उसके थोड़ा करीब जाकर उसके कानों में बड़ी ही मदहोशी भरी आवाज में बोला, कहीं रात की बातें नहीं याद कर रही थी? अगर तुम चाहो तो हम फिर से वो सब कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना बोलकर रुद्रम ने आर्या के कानों को हल्के सा बाइट कर लिया। उसके ऐसा करते ही आर्या के पूरे बदन में एक झुरझुरी सी दौड़ गई और उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। इस समय वो खिले हुए गुलाब की तरह लग रही थी।
आर्या शर्माते हुए रुद्रम को खुद से दूर करते हुए बोली, आप भी न सुबह हुए नहीं कि आप फिर शुरू हो गए, और वैसे भी न मेरा ऐसा कुछ मन है ही नहीं, मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ। और इतना बोलकर आर्या अपने चादर को संभालते हुए बाथरूम में भाग गई। आर्या को इस तरह शर्माता देख रुद्रम फिर से बहकने लगा था, मगर कुछ याद करके उसके चेहरे पे फिर से वही कठोर भाव आ गए। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत किया और एक नज़र बाथरूम की तरफ देख सीधा नीचे चला गया। ये रुद्रम को क्या हुआ? ये आर्या को इस तरह क्यों देख रहा था? क्या रुद्रम अभी भी आर्या से नफरत करता था? अब आगे क्या होगा दक्ष और आरोही की जिंदगी में? आर्या और रुद्रमा का रूम। आंखें खुलते ही रुद्रम की नज़र आर्या के सोते चेहरे पर गई। वो इस बहुत ही प्यारी लग रही थी। आर्या को इस तरह देखकर रुद्रम की आंखें एकदम से सॉफ्ट हो गई, लेकिन कुछ याद आते ही उसका चेहरा एकदम से कठोर हो गया और उठा और अपने कपड़े लेकर बाथरूम चला गया। रुद्रम के जाते ही आर्या ने भी अपनी आंखें खोल दी। इस समय उसकी आंखें नम थी। उसकी आंखें तो बहुत देर पहले ही खुल गई थी, पर रुद्रम को उठता देख उसने झट से अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि कल जो उनके बीच हुआ था उस वजह से उसे रुद्रम को फेस करने में बहुत शर्म आ रहा था। ऐसा नहीं था, ये उन दोनों का पहली बार था, पर कल जो उसने फील किया था आज से पहले उसने कभी भी वैसा फील नहीं किया था। कल से पहले जब भी वो और रुद्रम इंटीमेट हुए थे उसमें सिर्फ और सिर्फ नफरत थी, पर कल सिर्फ और सिर्फ प्यार था। कल रुद्रम उसके साथ कुछ ज्यादा ही जेंटल था, जिस वजह से आर्या को बहुत अच्छा लगा था। आर्या को बच्चन से कभी भी प्यार नहीं मिला था, जिस वजह से वो छोटी छोटी खुशियों से ही खुश हो जाती थी। बस कल रुद्रम उसके साथ अच्छे से पेश आया और वो उन इतने सालों को टॉर्चर को भूल गए। सच में उसका दिल बहुत ही मासूम था। आर्या ने देखा था कि कैसे रुद्रम उसे प्यार से देख रहा है, लेकिन फिर अचानक से उसके भाव बदल गए। उसका चेहरा एकदम कठोर हो गया था। कुछ तो था उसकी नज़रों में जिसे महसूस कर आर्या की आंखें अपने आप ही नम हो गई, लेकिन फिर भी उसने कोई रिएक्ट नहीं किया और जब तक रुद्रम चला नहीं गया वो वैसे ही सोने का नाटक करते रही। आर्या ने जल्दी से अपने आप ने पोंछे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रुद्रम उसे इस तरह देखे। वो अब खुद को और रुद्रम के समाने कमजोर नहीं दिखना चाहती थी। थोड़ी देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुला और रुद्रम बाहर आया। आज भी वो हमेशा की तरह हैंडसम लग रहा था। उसके ब्लैक का 3 पीस बिजनेस सूट पहन रखा था। वही आर्या अभी भी उसी तरह बैठी एकटक रुद्रम को देखते हुए सोच रही थी कि आखिर अभी जो थोड़ी देर पहले उसने महसूस किया था वो क्या था? क्या रुद्रम अभी भी उससे नफरत करता था? अगर हाँ तो फिर कल रात उनके बीच जो हुआ था वो क्या था? आर्या अपने ही सोच में गुम बिना पलक झपकाए रुद्रम को देख रही थी। वही रुद्रम ने जब आर्या को इस तरह खुद को देखते देखा तो वो उससे बड़े ही केजवाली आवाज में अपने वॉच पहनते हुए बोला, क्या बात है वाइफी, इस तरह ध्यान से क्या देख रही हो? पर आर्या ने रुद्रम की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो अभी अपने सेंस में ही नहीं थी। वही रुद्रम को जब आर्या को कुछ न बोलता देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। वो आर्या के पास जाकर उसके कंधे को पकड़ उसे हिलाते हुए बोला, क्या हुआ वाइफी, तुम ठीक तो हो? अचानक रुद्रम के यूं हिलाने से आर्या अपने होश में वापस आए और जल्दी से हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ क्या हुआ? इतना बोलकर वो घबराई हुई नजरों से रुद्रम की तरफ देखने लगी। आर्या को इस तरह डरता देख रुद्रम उसे शांत करवाते हुए बोला, रिलैक्स वाइफी, मैं तो बस पूछ रहा था कि आखिर क्या बात है, क्योंकि कब से बस मुझे देख रही थी। फिर उसके थोड़ा करीब जाकर उसके कानों में बड़ी ही मदहोशी भरी आवाज में बोला, कहीं रात की बातें नहीं याद कर रही थी? अगर तुम चाहो तो हम फिर से वो सब कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना बोलकर रुद्रम ने आर्या के कानों को हल्के सा बाइट कर लिया। उसके ऐसा करते ही आर्या के पूरे बदन में एक झुरझुरी सी दौड़ गई और उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। इस समय वो खिले हुए गुलाब की तरह लग रही थी। आर्या शर्माते हुए रुद्रम को खुद से दूर करते हुए बोली, आप भी न सुबह हुए नहीं कि आप फिर शुरू हो गए, और वैसे भी न मेरा ऐसा कुछ मन है ही नहीं, मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ। और इतना बोलकर आर्या अपने चादर को संभालते हुए बाथरूम में भाग गई। आर्या को इस तरह शर्माता देख रुद्रम फिर से बहकने लगा था, मगर कुछ याद करके उसके चेहरे पे फिर से वही कठोर भाव आ गए। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत किया और एक नज़र बाथरूम की तरफ देख सीधा नीचे चला गया। वही रुद्रम जैसे ही नीचे आया उसकी नज़र निखिल पर गई। वो बड़े आराम से सोफे पर पसर कर बैठा था, जैसे ये उसका ही घर हो। रोहन रुद्रम का बहुत अच्छा दोस्त था, साथ ही साथ वो उसका बिजनेस पार्टनर भी था। उसे रुद्रम के बारे में हर छोटी सी छोटी बात पता थी, चाहे वो कितनी भी भयानक क्यों न हो। रुद्रम ने निखिल को इग्नोर किया और किसी राजा की तरह सीधे सोफे पर जाकर बैठ गया। तभी वहां एक नौकर जल्दी से रुद्रम के लिए कॉफी लेकर आया। वही रुद्रम को इस तरह खुद को इग्नोर करता देख भी निखिल को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो उसी तरह लेटा रहा, क्योंकि उसे रुद्रम के नेचर को अच्छे से जानता था।
उसे पता था कि रुद्रम को ज्यादा किसी से बात करना घुलना मिलना पसंद था, बस अपने काम से काम रखने वालों में से था। वो उसका इकलौता दोस्त था और वो भी जानता था कि उसने रुद्रम से दोस्ती करने के लिए क्या कुछ नहीं किया था। सच में रुद्रम एक जटा जागता राक्षस था। उसे बस अपने बिजनेस से मतलब था। उसकी जिंदगी बस काम से शुरू होकर काम पर खत्म हो जाती थी। उकोश आर्या के आने से पहले तक, आर्या के आने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल थी। भले ही इन 2 सालों में उसने आर्या की तरफ कोई प्यार नहीं दिखाया, उसे बस अपने सेटिस्फाई करने का साधन समझा और कुछ नहीं, पर वो ये बात से ये मुकर नहीं सकता था कि उसे आर्या के साथ कितना अच्छा लगता था। उसे आर्या का के साथ एक अलग सी सुकून महसूस होता था। आर्या के आने से पहले उसके पास सब कुछ था, कुछ नहीं था तो वो था सुकून जो आर्या के आने के बाद पूरा हो गया था। पर वो ये बात मानना नहीं चाहता था कि उसे आर्या का साथ पसंद है, क्योंकि वो जब भी उसके करीब जाता था वो उसे उसका धोखा याद आ जाता था कि किस तरह उसने उसे सेड्यूस किया था, जिस वजह से उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था और अनजाने में ही वो आर्या को हट कर देता था, क्योंकि उसे धोखा और धोखा देने वालों से सख्त नफरत था। वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था पर धोखा नहीं। वो चाहता तो उस रात आर्या को जान से भी मार सकता था या उसे उससे भी बटर सजा दे सकता था, क्योंकि उसने उसके रूल्स के खिलाफ जाकर उसके करीब आने की कोशिश की थी। पर उसने ऐसा क्यों नहीं किया उसे खुद नहीं पता था। वो उसे जान से मार सकता था पर उसे ऐसे तो जाने नहीं दे सकता था, क्योंकि एक बार कुछ चीज़ को रुद्रम अग्निहोत्री ने छू लिया। वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ उसकी थी, इसलिए उसने आर्या से जबरदस्ती शादी कर ली। शायद अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उसने उसके साथ हर रात वो सब किया, क्योंकि वो हर रोज़ उसे उस धोखे को याद दिला सके जो उसने उसके साथ किया था। लेकिन जैसे ही आर्या ने उसे ये कहा कि उसे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था, उसे नहीं पता था कि वो उस रात वहाँ कैसे पहुंची, उसकी भौहें सिकुड़ गए। वो अपने नफरत में इतना अंधा हो गया था कि उसने इस बारे में सोचा ही नहीं कि इन सब में आर्या की गलती है कि नहीं, क्या ये सब किसी साजिश तो नहीं। उसने बस आर्या को अपने करीब देखा और उसे दोषी मान लिया और इतने सालों तक उसे उस बात की सजा देता रहा जो उसने कभी किया ही नहीं था। लेकिन वो भी रुद्रम अग्निहोत्री था, वो कहाँ अपनी गलती मान सकता था। इसलिए जब उसने सुबह आर्या को अपने इतने करीब देखा था तो उसे फिर से वही सब याद आ गया था जो उसने इतने सालों तक आर्या के साथ किया था, उसे कितना हॉट किया था, जिस वजह से उसका चेहरा कठोर हो गया। लेकिन आर्या ने उस बात का कोई अलग ही मतलब निकाल लिया था। निखिल इधर उधर देखते हुए बोला, वैसे मेरी ब्यूटीफुल कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वही निखिल के मुंह से आर्या के लिए ब्यूटीफुल सुनकर रुद्रम ने उसे कोल्ड लुक दिया। वही रुद्रम को इस तरह खुद को घूरता देख निखिल उसे दांत दिखाते हुए बोला, ठीक ठीक है, इस तरह घूरने की जरूरत नहीं है। फिर धीरे से बोला, जलकुकरा कहीं का जब देखो जलता रहता है। रुद्रम को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसके अलावा कोई भी आदमी आर्या के करीब जाए या उसका जिक्र करे, चाहे वो उसका बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो। वो आर्या को लेकर हद से ज्यादा पजेसिव था, इसलिए उसने इतने सालों तक कभी भी आर्या को घर से बाहर जाने नहीं दिया, क्योंकि वो किसी भी गैर मर्द की नजरें आर्या के ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पर इन सब में वो शायद ये भूल गया था कि आर्या एक इंसान है, कोई जानवर नहीं जो वो उसे घर में कैद करके रख सकता है। उसका भी दिल करता होगा कुछ करना का, उसके भी कुछ सपने होंगे, पर रुद्रम अपने पजेसिवनेस में इतना अंधा हो चुका था कि उसे आर्या की खुशी दिखाई नहीं दे रही थी। क्या आर्या अपने प्यार से रुद्रम को बदल पाएगी? क्या रुद्रम कभी आर्या को इन पिंजरे से बाहर जाने देगा? अब आगे क्या होगा रुद्रम और आर्या की जिंदगी में? वही आर्या हंस हंस कर निखिल से बात कर रही थी। एक निखिल ही था जिसके साथ वो खुलकर बात कर सकती थी, क्योंकि उसे घर से बाहर जाने की इज्जत नहीं थी। वो बचपन से ही अनाथ थी, उसे नहीं पता था परिवार का प्यार क्या होता है। पर निखिल में उसे बड़ा भाई नजर आता था, क्योंकि जब भी वो उसके पास होता था कुछ न कुछ करके उसे हंसाता रहता था। वैसे भी उसके लिए पैसे से ज्यादा ये छोटी छोटी खुशियां ज्यादा मैटर करती थी। वही वो इस बात से अनजान था कि कोई उसे अपने लाल आंखें से घूर रहा था, जैसे वो उसे कच्चा ही खा जाएगा। दक्ष की नज़र जैसे ही आर्या की खिलखिलाते चेहरे पर गए, उसकी आंखें एकदम से शर्द हो गई, क्योंकि वो जब भी उसके साथ होता था आर्या इस तरह कभी नहीं हंसती थी, बल्कि उसे देखते ही उसकी हंसी जैसे कहीं गायब हो जाती थी, जैसे उसके कोई कांटे लगे हो। और अब देखो कैसे दांत फाड़ फाड़ कर हंस रही है। निखिल और आर्या इस तरह एक दूसरे में खोए भी थे कि उन दोनों के अलावा वहाँ कोई और है ही नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुए उसे इग्नोर करने की, ये सोचकर रुद्रम का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे रुद्रम का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई किसी गैर मर्द के साथ इस तरह खिलखिला कर हंसने ली। उसने कभी भी आर्या को इस तरह निखिल से बात करते नहीं देखा था, क्योंकि इन 2 सालों में उसने बहुत ही कम निखिल से बात किया था, और जब भी वो बात करती थी वो इस बात का ध्यान जरूर रखती थी उस समय रुद्रम उनके आसपास न हो।
क्योंकि उसे रुद्रम से बहुत डर लगता था और वो कुछ भी ऐसा वैसा करके उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, पर इन कुछ दिनों से रुद्रम उसके साथ कुछ ज्यादा ही अच्छे से पेश आ रहा था, जिस वजह से वो आज खुलकर निखिल से बात कर रही थी बिना किसी डर और झिझक के। वैसे भी अपने भाई से बात करने में कैसे झिझक, पर वो इस बात से अनजान थी कि उसे इस तरह निखिल से बात करता देख कोई जल भून का काला हो चुका था। जब रुद्रम से जब और ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने झट से आर्या की कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसे वैसे ही गोद में उठाकर ऊपर अपने रूम में गया। वही ये सब इतनी जल्दी हुआ कि निखिल और आर्या दोनों को ही कुछ समझ नहीं आया, और जब तक समझ आया आर्या रुद्रम के साथ वहां से जा चुकी थी। ऊपर रूम में रुद्रम कसकर आर्या के जबड़े में को पकड़ते हुए उसे अपने मुंह के करीब लाते हुए बोला, वाइफी तुम्हें अच्छा से पता है कि कोई इग्नोर करे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की। ये बोलकर रुद्रम ने अपने गर्म होठ आर्या के गुलाबी होठों पर रख दिए और उसे बेरहमी से चूमने लगा। वो उसे ऐसे किस कर रहा था जैसे कि वो उसे कच्चा निगल जाएगा। बेचारी आर्या, उसे तो समझ ही नहीं आया हुआ कि अभी अभी क्या हुआ और उसने कब रुद्रम को इग्नोर किया, लेकिन उसके अंदर रुद्रम से ये सब पूछने की हिम्मत नहीं थी। रुद्रम तब तक उसे किस करता रहा जब तक आर्या की सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं हो गए। उसके बाद एक स्मूच के साथ उसने उसे छोड़ दिया। रुद्रम ने आर्या की तरफ देखा जो गहरी गहरी सांस ले रही थी और अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। आर्या को इस तरह देखकर रुद्रम ने अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन तभी उसकी नज़र आर्या की क्लीवेज पर गए और उसके तन बदन में जैसे आग लग गई। उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। भले ही उसने सोच लिया था कि वो आज आर्या के साथ वो सब नहीं करेगा, लेकिन आर्या को इस तरह देखकर वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और ऊपर से उसके सामने बार बार आर्या का खिलखिलाता चेहरा नजर आ रहा था कि कैसे वो नीचे निखिल के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी, जिस वजह से उसे आर्या पर गुस्सा आ रहा था। भले ही उसे पता था कि निखिल और आर्या दोनों का ऐसा कोई इरादा नहीं था, पर इस समय उसकी पजेसिवनेस ऊपर हावी हो चुकी थी। क्या ये लड़की उसे भड़काने की कोशिश कर रही थी? वही आर्या, उस बेचारी, उसे तो पता ही नहीं था कि उसकी किस बात से रुद्रम को गुस्सा आ गया। उसे तो आज कुछ किया भी नहीं था, वो तो बस निखिल से बात कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक से रुद्रम को क्या हो गया। वैसे भी वो कुछ दिनों से बहुत बिहेव कर रहा था, कभी तो कितना प्यार से बात करता था और कभी तो गुस्से से। सच में लड़कियों से ज्यादा तो उसके मूड स्विंग्स थे। आर्या अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे अपनी ऊपर किसी की जलती नजरें महसूस हुए। ये महसूस कर उसने जल्दी से रुद्रम की तरफ देखा जो बहुत ही इंटेंसिटी के साथ उसे घूर रहा था। रुद्रम को इस तरह खुद को घूरता देख आर्या ने जल्दी से खुद को कवर कर लिया। रुद्रम को इस तरह देखकर वो बहुत ज्यादा डर गए थी। आर्या को इस तरह खुद को छुपाता देख रुद्रम की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने घूरकर आर्या की तरफ देखा और फिर रिमोट उठाकर ऐसे बंद करते हुए कसकर आर्या के हाथों को पकड़ते हुए बोला, शायद तुम भूल गए कि मैं कौन हूँ। पति हूँ मैं, तुम्हारा पति। तुम चाहो भी तो मुझसे बच नहीं सकती हो, समझी? इसलिए आज के बाद मुझसे छुपाने या मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या हाल करूँगा। वैसे तुम छुपाने की क्या कोशिश कर रही हो? तुम्हारे शरीर का एक ऐसा कौन नहीं है जो मैंने नहीं देखा हो। ये बोलकर रुद्रम ने एक झटके के साथ ब्लैंकेट खींचकर आर्या से अलग कर दिया और अपने होठ आर्या के मुलायम और कोमल होठों पर रख दिए और उसे सिद्धार्थ के साथ चूमने लगा। आर्या ने भी कोई रिएक्ट नहीं किया और न रुद्रम को खुद से दूर करने की कोशिश की। भले ही वो डरी हुई थी कहीं पहले की तरह, तो रुद्रम उसके साथ वैसे नहीं करेगा, उसके साथ जानवरों की तरह पेश तो नहीं आया, लेकिन फिर भी उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रुद्रम को रोक सके या उसे मना कर सके। वो ये बात अच्छे से जानती थी, रुद्रम का उसे रोकना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अगर उसने कोशिश की तो वो गुस्से से पगला हो जाएगा और फिर पता नहीं वो उसके साथ क्या करे। आर्या ने कस और अपनी आंखें बंद कर ली और रुद्रम जो करना चाहता था उसे करने दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि कल रात की तरह ही रुद्रम आज भी कुछ ज्यादा ही जेंटल था। भले ही उसे अभी भी दर्द हो रहा था, पर वो उस दर्द के समाने कुछ भी नहीं था। ये महसूस कर आर्या ने राहत की सांस ली और उसने कस कर रुद्रम को उसकी कमर से पकड़ लिया, वरना जो सुबह उसने रुद्रम की आंखें में देखा था उस वजह से वो थोड़ी डरी हुई थी। आर्या को इस तरह खुद को पकड़ता देख रुद्रम एक्साइटेड हो गया और वो एक्साइटमेंट के साथ वो सब करने लगा। अब उस रूम में सिर्फ आर्या और रुद्रम की आहें भरने की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। रुद्रम ने आर्या को ज़्यादा परेशान नहीं किया, उसे पता था कि रात की वजह से आर्या पहले ही बहुत थकी है, जिस वजह से उसने उसे जल्दी छोड़ लिया।
फिर उसके लिप्स पर सॉफ्ट किस करते हुए बोला, वाइफी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम मेरे अलावा किसी भी हंस कर बातें करो, चाहे वो इंसान नहीं कोई भी क्यों न हो। वही ये सब बोलते समय रुद्रम की आंखें में एक अलग सा ही जुनून नजर आ रहा था, जिसे महसूस कर आर्या कौंप गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस जल्दी से अपना सिर हाँ में हिला दिया। आर्या को इस तरह खुद को पकड़ता देख रुद्रम एक्साइटेड हो गया और वो एक्साइटमेंट के साथ वो सब करने लगा। अब उस रूम में सिर्फ आर्या और रुद्रम की आहें भरने की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। रुद्रम ने आर्या को ज्यादा परेशान नहीं किया, उसे पता था कि रात की वजह से आर्या पहले ही बहुत थकी है, जिस वजह से उसने उसे जल्दी छोड़ लिया। फिर उसके लिप्स पर सॉफ्ट किस करते हुए बोला, वाइफी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम मेरे अलावा किसी भी हंस कर बातें करो, चाहे वो इंसान नहीं कोई भी क्यों न हो। वही ये सब बोलते समय रुद्रम की आंखें में एक अलग सा ही जुनून नजर आ रहा था, जिसे महसूस कर आर्या कौंप गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस जल्दी से अपना सिर हाँ में हिला दिया। वही दूसरी तरफ हबी प्लीज धीरे, हाँ आरोही गहरी सांस लेते हुए बोली। वही आरोही की आवाज़ सुनकर दक्ष और एक्साइटेड हो गया और अपनी स्पीड और बढ़ा दी वो, और तेजी से उसे शक करने लगा। साथ ही साथ वो उस जगह पर बाइट भी कर रहा था, जिससे आरोही का कंट्रोल खुद पर से कंट्रोल छूट रहा था। आरोही को लग रहा था कि आज जैसे वो पागल ही हो जाएगी, उसे आज से पहले ऐसा कुछ भी फील नहीं किया था। मतलब उसे दर्द भी हो रहा था और साथ ही उसे अच्छा भी लगा था। मतलब ये एक ऐसी फीलिंग्स थी जिसे वो अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। उसे लग रहा था कि जैसे वो आसमान में हो, उसके पेट में तितलियां उड़ रही थी। सुबह जैसे ही उसकी आंखें खोली, उसने देखा कि उसका पति उसके ऊपर है और उसे पागलों की तरह उसे किस कर रहा है। उसे तो कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला और उसके मुंह से एक आह निकल गई, क्योंकि दक्ष ने कॉलरबोन पर बाइट कर लिया था। वही आरोही की आवाज़ सुनकर दक्ष के होठ के कोने थोड़े मुड़ गए। वही आरोही खुद को कंट्रोल कर रही थी कि तभी उसके अपने पैरों के पास कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ। आरोही को पहले कुछ समझ ही नहीं आया कि उसे क्या चुभ रहा है, लेकिन जैसे ही उसे समझ आया, उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई, उसके गाल एकदम से लाल हो गए। उसका मन हो कि वो यहाँ से कहीं भाग जाए, लेकिन वो भाग पाती उससे पहले ही दक्ष ने कसकर उसकी कमर से उसे पकड़ लिया। आरोही छटपटाने रही थी, पर उसने अपने आप को दक्ष के पकड़ से छुड़वाने की चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न की, वो कामयाब नहीं हो पाए। वही आरोही के इस तरह हिलने से दक्ष का खुद पर कंट्रोल करना और मुश्किल हो गया और उसने कसकर अपनी मुट्ठी बींच ली। ये पागल लड़की, क्या वो सच में चाहती है कि वो उसके साथ कुछ करे? अगर वो ऐसी तरह हिलती रही तो वो सच में खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। आखिर वो भी एक लड़का था, वो कब तक खुद को कंट्रोल कर पाता? ऊपर से पहले ही आरोही की करीबी उसे पागल कर रही थी, उससे आते भीनी भीनी खुशबू उसे अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही थी और ऊपर का इस तरह हिलना उस पर घी डालने का काम रही थी। दक्ष आरोही को अपनी काली आंखों से घूरते हुए बोला, लिटिल वाइफी, अब अगर तुम जरा भी हिली तो इसके आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार खुद होगी। दक्ष की खुली धमकी सुनकर आरोही एकदम से शांत हो गई, लेकिन उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, क्योंकि उसे वो चीज अभी भी महसूस हो रही थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी दक्ष से नजरें मिलने की। उसका मन कर रहा था कि धरती फट जाए और वो अभी के अभी उसमें समा जाए। उससे आज से पहले इतनी ज्यादा एम्बरासमेंट कभी महसूस नहीं हुई थी। वही दक्ष की नज़र जब आरोही के गुलाबी गाल पर गए तो उसके चेहरे पे सेहतानी मुस्कुराहट आ गए और वो आरोही की कमर पर अपने हाथ फेरते हुए बोली, लिटिल वाइफी, तुम इतना क्यों शर्मा रही है? वो तुम्हारा ही तो है, आज नहीं तो कल उसे फील करना ही है, तो इसमें इतने शर्माने वाली कौन सी बात है? और देखो तो वो तुम्हारे लिए कितना मचल रहा था, और एक तुम और की जब देखो उससे दूर भागती रहती हो, ये तो सही बात नहीं है न लिटिल वाइफी। वही दक्ष के मुंह से ऐसी बेशर्मों वाली बातें सुनकर आरोही की आंखें चौड़ी हो गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि दक्ष इतना बेशर्म हो सकता है, क्योंकि उसने पिछली जिंदगी में दक्ष का ये रूप कभी नहीं देखा था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि दक्ष रोमांटिक भी हो सकता है, तो उसके मुंह ऐसी बातें सुनना तो दूर की बात है। आरोही से जब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने जल्दी से अपना चेहरा देख की छाती में छुपा लिया। आरोही को अपने गाल जलते हुए महसूस हो रहे थे, क्योंकि आरोही महसूस कर सकती थी कि समय के साथ उस चीज की चुभन और बढ़ती जा रही थी, पर वो बेचारी कर भी क्या सकती थी, वो भाग भी तो नहीं सकती थी। वही आरोही का रिएक्शन देखकर दक्ष के चेहरे की मुस्कान और बड़ी हो गई और उसने भी कसकर आरोही गले लगा लिया, और सच में इस समय आरोही पर बहुत प्यार आ रहा था। वो खुलकर आरोही को अपना प्यार दिखना चाहता था। वो दिखना चाहता था कि वो उसके लिए कितना पगला है, पर यह भी पता था कि ये सब करने के लिए ये सही समय नहीं है। अगर उसने कुछ भी किया तो आरोही डर जाएगी, और वो कुछ भी हो जाए आरोही को डरना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो थोड़ा भी अनकंफर्टेबल फील करे, और वैसे इन सब के लिए पूरी जिंदगी पड़ी थी।
उसे बस आरोही से शादी करनी थी जो उसने कर ली थी। अब कोई चाहे भी तो उसे खुद से दूर नहीं कर सकता था क्योंकि आरोही सिर्फ और सिर्फ उसकी थी। 1 घंटे बाद सनशाइन इंटरनेशनल कॉलेज। एक बेंटली कार कॉलेज के बाहर आकर रुकी। तभी दक्ष ने अचानक से कहा, कार्तिक कुछ भी कहे उसके बात बात पर विश्वास मत करना। वहां दक्ष के इस तरह अचानक कार्तिक के जिक्र करने से आरोही एक पल के लिए हैरान हो गई क्योंकि दक्ष ने आज से पहले कभी भी उसके सामने कार्तिक का जिक्र नहीं किया था। कार्तिक क्यों, क्या हुआ हब्बी? क्या आपके और कार्तिक के बीच कुछ प्रॉब्लम है? आरोही ने कैजुअली पूछा। दक्ष बिना कुछ इमोशन के आरोही के बालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं वाइफी, अब मैंने बस जो कहा है उस बात का ध्यान रखना। आरोही ने बस अपना सिर हिला दिया। वो समझ गई थी कि दक्ष उसे कुछ नहीं बताने वाला है। वैसे भी दक्ष उसे कोई छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करता था। उसके हिसाब से वो इनोसेंट बच्चा थी जिसे वो दुनिया से छुपा कर रखना चाहता था। पर क्या सच में वो कोई इनोसेंट थी? बिल्कुल भी नहीं। रिबीट से पहले की बात कुछ और थी, पर अब वो कोई बेवकूफ़ लड़की नहीं थी जिसे कोई भी आसानी से अपने जाल में फंसा ले। पर अफसोस वो अपना ये साइड दक्ष को नहीं दिखा सकती थी, वरना उसे उस पर शक हो सकता था। दक्ष ने आरोही को ऐसा क्यों कहा कि उसे कार्तिक की बात पर भरोसा नहीं करना है? सनशाइन इंटरनेशनल कॉलेज। एक बेंटली कार कॉलेज के बाहर आकर रुकी। तभी दक्ष ने अचानक से कहा, कार्तिक कुछ भी कहे उसके बात बात पर विश्वास मत करना। वहां दक्ष के इस तरह अचानक कार्तिक के जिक्र करने से आरोही एक पल के लिए हैरान हो गई क्योंकि दक्ष ने आज से पहले कभी भी उसके सामने कार्तिक का जिक्र नहीं किया था। कार्तिक क्यों, क्या हुआ हब्बी? क्या आपके और कार्तिक के बीच कुछ प्रॉब्लम है? आरोही ने कैजुअली पूछा। दक्ष बिना कुछ इमोशन के आरोही के बालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं वाइफी, अब मैंने बस जो कहा है उस बात का ध्यान रखना। आरोही ने बस अपना सिर हिला दिया। वो समझ गई थी कि दक्ष उसे कुछ नहीं बताने वाला है। वैसे भी दक्ष उसे कोई छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करता था। उसके हिसाब से वो इनोसेंट बच्चा थी जिसे वो दुनिया से छुपा कर रखना चाहता था। पर क्या सच में वो कोई इनोसेंट थी? बिल्कुल भी नहीं। रिबीट से पहले की बात कुछ और थी, पर अब वो कोई बेवकूफ़ लड़की नहीं थी जिसे कोई भी आसानी से अपने जाल में फंसा ले। पर अफसोस वो अपना ये साइड दक्ष को नहीं दिखा सकती थी, वरना उसे उस पर शक हो सकता था। लेकिन फिर भी वो दक्ष को बताना चाहती थी कि वो उसे इस तरह बांध के नहीं रख सकता है। भले ही उसने उसे कॉलेज जाने की परमिशन दे दी थी, पर वो कॉलेज के अलावा कहीं नहीं जा सकती थी और अगर उसे कहीं जाना हो तो उसे पहले दक्ष से परमिशन लेनी होगी। और तो और वो कॉलेज भी अकेली नहीं आती थी। हर रोज़ दक्ष या फिर उसका ड्राइवर उसे ड्रॉप और पिक करने आता था और उस समय वो 1 सेकंड भी लेट हो जाए तो दक्ष का उसके पास तुरंत कॉल आ जाता था कि वो अभी तक कॉलेज के बाहर क्यों नहीं आए। दक्ष ने तो उसे बॉडीगार्ड्स के लिए भी बोल, पर आरोही ने उसे साफ मना कर दिया था। वैसे भी पहले से ही उसकी रेपुटेशन कॉलेज में बहुत खराब थी। सबको ये लगता था कि उसने पैसे के लिए शादी की है और अगर हर समय उसके आगे पीछे बॉडीगार्ड्स होंगे तो पता नहीं फिर वो उसके बारे में क्या क्या सोचेंगे। वैसे आरोही को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचने हैं, पर वो फालतू की अटेंशन नहीं चाहती थी। दक्ष को ये बात पसंद तो नहीं आई थी, पर उसने आरोही को उसके लिए फोर्स नहीं किया। आरोही को ये सब देखकर अच्छा लगता था कि दक्ष को उसकी कितनी परवाह है, पर साथ ही साथ उसे घुटन भी महसूस होती थी। उसे किसी कैदी की तरह फील होता था। वैसे भी उसने अपनी पिछली जिंदगी किसी कैदी की तरह बिता दी थी, पर वो अब अपनी जिंदगी खुलकर जीना चाहती थी। उसके भी कुछ सपने थे, उसे पूरा करना चाहती थी और वो तभी हो सकता था जब दक्ष उसे थोड़ी छूट दे, उसे कंट्रोल करना बंद कर दे। उकोश उसे अपनी लिमिटेशन पता थी कि उसे क्या करना है क्या नहीं। वो ऐसा कभी भी कुछ नहीं करेगी जिससे दक्ष की रेपुटेशन खराब है या दक्ष उससे नाराज हो जाए। भले ही अभी सबको उसके दक्ष और उसके रिलेशन के बारे में कुछ नहीं पता था, पर आगे जाकर सबको उसके बारे में पता चले तो वो ये नहीं चाहती थी उन्हें लगे कि उसने दक्ष को अपनी खूबसूरती की जाल में फंसाकर उससे शादी किया है, क्योंकि हर किसी को पता था कि दक्ष को लड़कियों से कितनी नफरत है। फिर उसने आरोही में ऐसा क्या देखा कि उसने उससे शादी की? ये बात तो खुद आरोही को भी नहीं पता था कि वो दूसरों को क्या ही बोलती, पर उसे इतना तो पता था कि दक्ष ने अपने परिसर के दबाव में आकर उसकी शादी नहीं की थी, क्योंकि दक्ष कोई ऐसा इंसान नहीं था जो किसी के बातों में आकर कुछ करे। अगर वो उससे शादी नहीं करना चाहता तो कुछ भी हो जाता, वो उससे शादी नहीं करता। दक्ष बहुत ही पावरफुल इंसान था, इसलिए आरोही भी वो मुकाम हासिल करना चाहती थी। वो अपना खुद का नाम बनना चाहती थी बिना दक्ष की कोई मदद के, जिससे आगे चलकर वो प्राउड के साथ दुनिया को ये बता सके कि वो उसकी वाइफ आरोही दक्ष सिंघानिया है। आरोही ने एक गहरी सांस ली और दक्ष की काली आंखों को देखते हुए बोली, हब्बी मुझे पता है कि आपको मेरी चिंता है, पर मैं अब कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं एक एडल्ट हूँ, मैं खुद का ध्यान खुद रख सकती हूँ। ऊपर से मैं आपकी वाइफ हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझ पर विश्वास करें, न कि मुझे इस तरह कंट्रोल करें। अगर आप मुझे इसी तरह कंट्रोल करते
रहेंगे तो मुझे डर है कि हम आगे चलकर साथ में खुश नहीं रह पाएंगे। अचानक से कार का टेम्परेचर एकदम से गिर गया। दक्ष आरोही को घूरते हुए बोला, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो लिटिल वाइफी? दक्ष की आवाज़ इतनी भयानक थी कि एक पल के आरोही कौंप गए। वो ये भी साफ महसूस कर सकती कि दक्ष की पकड़ उस पे कसती जा रही थी। आरोही को पता था कि दक्ष को समझना आसान नहीं था, पर उसे ये करना ही होगा, वरना वो कभी वो नहीं कर पाएगी जो वो करना चाहती है। नहीं हब्बी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं आपको धमकी कैसे दे सकती हूँ? आपके सामने मैं एक चिट्ठी की तरह हूँ जिसे आप किसी भाई समाई मसल सकते हैं। आप बहुत पावरफुल हैं, मैं चाहूँ भी तो कभी आपके खिलाफ नहीं जा सकती हूँ। ऊपर से आप मेरे पति हैं जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। मुझे पता है कि आपको मेरी फिक्र है, पर मैं एक इंसान हूँ, कोई जानवर नहीं जिसे आप कंट्रोल कर सके। मैं बस थोड़ी सी आज़ादी चाहती हूँ। मैं इस तरह घुट घुट कर नहीं रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में मेरा कंट्रोल हो, किसी और का नहीं। दक्ष एक पल के लिए हैरान हो गया। लिटिल वाइफी, तुमने अभी क्या कहा? यही कि मैं मेरी जिंदगी पर खुद का कंट्रोल चाहती हूँ। दक्ष बोला, नहीं ये नहीं, उससे पहले। आरोही फिर सोचकर बोली, आप बहुत पावरफुल हैं, मैं चाहूँ भी तो आपके खिलाफ नहीं जा सकती हूँ। ये सुनकर दक्ष अपने दांत पिसते हुए बोला, लिटिल वाइफी। आरोही समझ गई कि दक्ष क्या सुनना चाहता है, तो वो हंसते हुए बोली, यही कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और चाहूँ भी तो कभी आपसे दूर नहीं जा सकती हूँ। जैसे ही दक्ष ने आरोही के मुंह से ये सुना, उसने आरोही को अपने तरफ खींच लाया और उसे पूरे पैशन के साथ किस करने लगा। इस बार की पहली वाली सारी किस्से से अलग थी। आरोही को ऐसा लग रहा था कि दक्ष उसे पूरा का पूरा निगल ही जाएगा, पर फिर भी उसने उसे नहीं रोका, उसे वो करने दिया जो वो करना चाहता था। भले ही वो बाहर से शांत लग रही थी, पर वो ही जानती थी कि वो कितना घबरा गई थी। उसका दिल उसके मुंह तक आ गया था। सच में उसने दक्ष को धमकी देने की कोशिश की थी। भले ही उसे पता था कि ये बहुत ही खतरनाक था, पर उसका ऐसा करना जरूरी थी, वरना दक्ष कभी भी उसे खुलकर जिंदगी जीने नहीं देता। भगवान की दया से सब सही रहा, उसका काम भी हो गया और डेविल भी शांत हो गया। उसे लगा नहीं था कि दक्ष पर ये तरीका काम करेंगे, पर कर गया, ये उसके लिए अच्छा था। अब आगे क्या होगा दक्ष और आरोही की जिंदगी में? दक्ष एक पल के लिए हैरान हो गया। लिटिल वाइफी, तुमने अभी क्या कहा? यही कि मैं मेरी जिंदगी पर खुद का कंट्रोल चाहती हूँ। दक्ष बोला, नहीं ये नहीं, उससे पहले। आरोही फिर सोचकर बोली, आप बहुत पावरफुल हैं, मैं चाहूँ भी तो आपके खिलाफ नहीं जा सकती हूँ। ये सुनकर दक्ष अपने दांत पिसते हुए बोला, लिटिल वाइफी। आरोही समझ गई कि दक्ष क्या सुनना चाहता है, तो वो हंसते हुए बोली, यही कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और चाहूँ भी तो कभी आपसे दूर नहीं जा सकती हूँ। जैसे ही दक्ष ने आरोही के मुंह से ये सुना, उसने आरोही को अपने तरफ खींच लाया और उसे पूरे पैशन के साथ किस करने लगा। इस बार की पहली वाली सारी किस्से से अलग थी। आरोही को ऐसा लग रहा था कि दक्ष उसे पूरा का पूरा निगल ही जाएगा, पर फिर भी उसने उसे नहीं रोका, उसे वो करने दिया जो वो करना चाहता था। भले ही वो बाहर से शांत लग रही थी, पर वो ही जानती थी कि वो कितना घबरा गई थी। उसका दिल उसके मुंह तक आ गया था। सच में उसने दक्ष को धमकी देने की कोशिश की थी। भले ही उसे पता था कि ये बहुत ही खतरनाक था, पर उसका ऐसा करना जरूरी थी, वरना दक्ष कभी भी उसे खुलकर जिंदगी जीने नहीं देता। भगवान की दया से सब सही रहा, उसका काम भी हो गया और डेविल भी शांत हो गया। उसे लगा नहीं था कि दक्ष पर ये तरीका काम करेंगे, पर कर गया, ये उसके लिए अच्छा था। दक्ष तब का आरोही किस करता रहा जब तक वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो गया, उसके बाद उसने उसे छोड़ दिया। दक्ष आरोही की नीली आंखों को देखते हुए अपनी भयानक आवाज में बोला, लिटिल वाइफी, मुझे कभी धोखा देना के बारे में सोचना भी नहीं, वरना मैं क्या करूंगा मुझे खुद नहीं पता है। आरोही पूरी तरह ब्लांक हो चुकी थी। न ही पिछली जिंदगी में न ही इस जिंदगी में वो दक्ष को समझ पाई थी। उसे नहीं पता था कि दक्ष उसे लेकर इतना पजेसिव क्यों था। उसकी पिछली जिंदगी में उसने चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न की दक्ष से छुटकारा पाने की, लेकिन दक्ष ने उसे कभी भी खुद से दूर जाने नहीं दिया। सोनाली ने उसका दिमाग खराब कर दिया था, इसलिए उसने उसकी बातों में आकर वो सब किया जिससे दक्ष उसे छोड़ दे। यहाँ तक कि उसने बदतमीजी की भी सारी हदें तक पार कर दी, पर फिर भी दक्ष ने कभी भी उससे कुछ नहीं कहा। ऐसा क्यों था उसे नहीं पता। क्या दक्ष को उस पे गुस्सा नहीं आता था? फिर उसने कभी उसे कुछ कहा क्यों नहीं? भले ही बाद में उसे दक्ष से प्यार हो गया और फिर वो प्रेग्नेंट भी हो गई, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन में उसकी सारी दुनिया पलट गई। दक्ष को पुलिस पकड़ कर ले गए और सोनाली ने उसे और उसके बच्चे को मार दिया। अपने बच्चों को याद करके उसकी आंखें एकदम से लाल हो गई। सच में वो पिछली जिंदगी में वो एक बेवकूफ़ थी।
लेकिन अब जो भी वो सोचती है तो उसे लगता था जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो उसी के लायक थी। दक्ष ने उसे कितना प्यार किया लेकिन उसने कभी उसके प्यार की रिस्पेक्ट नहीं की, उससे हमेशा रूडली बात की, हमेशा गलत समझा, वो भी किसके कहने पर, अपनी वो बहन के जिसे जलन में आकर उसे और उसके बच्चे को इतनी बेरहमी से मार दिया। अगर उस समय उसके साथ वो सब नहीं हुआ होता तो उसे कभी भी सोनाली की सच्चाई पता नहीं चलती, लेकिन वो जब इस बारे में सोच रही थी तो उसके दिल के किसी कोने में अभी भी दर्द हो रहा था, क्योंकि उसने सच में उसे दिल से अपनी बहन माना था, लेकिन उसकी बहन ने उसके पीठ में छुरा घोंप दिया था। उसने उसी समय सोच लिया था कि वो अपना बदला जरूर लेगी और उसके लिए वो चाहती थी दक्ष उस पर भरोसा करे, वरना जो वो करना चाहती है वो चाह कर भी नहीं कर पाएगी। दक्ष ने जब आरोही की एक्सप्रेशन बदलते हुए देखे तो उसकी भौहें सिकुड़ गए, भले ही वो उसके साथ थी पर उसका दिमाग कहीं और था। उसने ध्यान से आरोही की तरह देखा पर उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या सोच रही थी, पर वो बता सकता था कि कुछ सही नहीं था। आरोही की आंखें पूरी तरह लाल थी, उसके सांसें भी काफी भारी लग रही थी। आरोही को इस तरह देखकर एक पल के लिए दक्ष घबरा गया। वो जल्दी से आरोही को उसके कंधे से झकझोरते हुए बोला, वाइफी, लिटिल वाइफी, तुम ठीक हो? वो कब से उसे बुला रहा था लेकिन वो उसकी बात का कोई जवाब ही नहीं दे रही थी, जैसे वो ब्लैंक आउट हो गए हो। वही दक्ष के इस तरह करने से आरोही जल्दी से अपने होश में आए और उसने दक्ष की तरफ देखा और वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाए और उसे गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी। उसे सच में आज अपने बच्चे की बहुत याद आ रही थी, सिर्फ और सिर्फ उसकी बेवकूफ़ी की वजह से उसने अपना बच्चा खो दिया था। अगर वो इतनी बेवकूफ़ नहीं होती तो सोनाली कभी भी उसके साथ वो सब नहीं कर पाती।